मध्य प्रदेश के जाने माने समाजवादी चिंतक हैं, रघु रघु ठाकुर जी का अच्छा, व्याख्यान था। बहुत और आज अभी अब आपके द्वितीय सत्र में आपका है सर। तो सर मैं अभी कौन करेगा फॉर्मल इंट्रोडक्शन, कौन करने जा रहा है? हेलो। सर मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। सर मैं मैं डॉक्टर, कर रही हूँ सर। जी जी हाँ जी जी, मैं डॉक्टर संप्रिया चटर्जी को इनवाइट करूंगा फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए। और उससे पहले मैं पहले स्वागत कर देता हूं हमारे द्वितीय, आज के कह सकते हैं तृतीय सत्र में हमारे दूसरे विद्वान वक्ता प्रोफेसर संजय कुमार जी का। और वो हमेशा हमारे कार्यक्रम में सहभागी रहे हैं। और चाहे हमारा इंटरनेशनल वेबिनार हो, चाहे सेमिनार हो, अथवा आज का गांधी का कार्यक्रम हो या रिफ्रेशर कोर्स का हो, वो हमेशा मेरे कार्यक्रमों में रहते हैं। और उनका हमेशा कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन रहता है, और उनके बिना हमारा कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। तो आज ऐसे विद्वान वक्ता हमारे बीच में है। तो मैं डॉक्टर संप्रिया जो बंगाल से हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो उनका परिचय और स्वागत करें। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, नमस्कार। दिस इज डॉक्टर शम्प्रिया चैटर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ बेंगली, गोलसी महाविद्यालय, वेस्ट बेंगल। I welcome Professor Sanjay Kumar on behalf of HRDC Sagar. He is presently Principal, Government Degree College, Satpuli. He has edited 3 books and contributed 35 articles in various journals and in many other places. He is the recipient of various prestigious awards, honors, and distinctions. He has delivered a number of prestigious lectures, keynote addresses, and memorial deliberations on several occasions. His area of interest are social formations, Dalit perspective, and Buddhism. Sir, I once again welcome you, and over to you, sir. Thank you. Thank you. Am I audible? Yes, sir. Yes, Hello. sir. Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, सर, आ रही सर, आ रही। Okay, okay, okay. Good noon, everyone. डॉक्टर हरीश सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर के यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर के द्वारा आयोजित इस 1 वीक शॉर्ट टर्म कोर्स, जिसका विषय है डायलॉग विद महात्मा गांधी, ए कंटेम्पोररी डिस्कोर्स, इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स डॉक्टर पंकज एंड डॉक्टर आरपी सिंह, फेलो पार्टिसिपेंट्स, all of my known and unknown friends, philosophers and guides, ladies and gentlemen. मैं सर्वप्रथम आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने युग दृष्टा गांधी के साथ संवाद जैसे महत्वपूर्ण, प्रासंगिक और सार्थक तथा अवचेतन को प्रभावित, प्रेरित, ऊर्जस्वित और अनुप्राणित करने वाले विषय को अपने साप्ताहिक पाठ्यचर्या, इस कोर्स का एक सेंट्रल थीम के रूप में रखा है। गांधी के जन्म शताब्दी की 150वीं वर्षगांठ पर सागर विश्वविद्यालय के द्वारा एक मध्य भारती, जो इनकी एक रेगुलर पीरियोडिकल्स है, जर्नल्स है, वह गांधी को समर्पित थी, 2019 में प्रकाशित हुई थी। उसमें देश के प्रख्यात गांधीवादी चिंतकों, इतिहासकारों, पत्रकारों और गांधी के विभिन्न विवर्षों से सरोकार रखने वाले विद्वज्जनों का लेखों का संग्रह था, और उसको एडिट किया था आज के अतिथि संपादक के रूप में आज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर डॉक्टर पंकज ने। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो प्रतिभागी छात्र और छात्राएं नहीं बल्कि शिक्षक हैं, प्राध्यापक हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सबों को संभवतः हमारे आयोजक उन विशेष बिंदुओं को, उन विमर्श के विशेष बिंदुओं और कुछ निंदा लेखों को आप लोगों को वो उपलब्ध कराएंगे। और साथ ही साथ आयोजकों ने मुझे 2 व्याख्यान के लिए साइन किया है। आज मेरा जो पहला डेलिब्रेशन है वह है द मेकिंग ऑफ महात्मा, सोर्स, आइडिया एंड इमेज, महात्मा का निर्माण, स्रोत, विचार और छवि। और सेकंड टॉपिक जो संभवतः पॉसिबली हम 2 अक्टूबर को देंगे वह होगा गांधी एंड इस एंगेजमेंट विथ नॉन वायलेंस के साथ साथ। मैं अपनी बात भाषण और व्याख्यान के रूप में शेयर करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि गांधी
का जो एक मार्गदर्शक और जो एक सूक्त है, जिसमें गांधी बहुत कैटेगोरिकली कहते हैं कि हम एक मन भाषण में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि एक तोला काम में विश्वास करते हैं। अर्थात कथनी और करनी, डीड्स एंड वर्ड्स, हम जो शब्द बोलते हैं और जो क्रिया करते हैं उसके बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए, एक सुसंगति होनी चाहिए। और इसलिए गांधी कहीं ना कहीं इसमें गीता के कर्मयोग का जो आध्यात्मिक चेतना है उससे प्रभावित और प्रेरित दिखाई पड़ते हैं। गांधी की मोटे तौर पर 14 आइडेंटिटी है। वह महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आते हैं, समाज सुधारक के रूप में आते हैं, एक थ्योरेटिशियंस के रूप में आते हैं, सोशल रिफॉर्मर हैं, विचारक हैं, आइडियोलॉग हैं, एक दार्शनिक हैं, जन आंदोलनों के महान स्ट्रेटेजिस्ट, व्यूहकार के रूप में हैं, और साथ ही साथ ढेर सारे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स के इनॉग्रेटर के रूप में है। तो हम देखते हैं कि गांधी की जो आइडेंटिटी है बहुत ही मल्टीपल है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। और सबसे बड़ी बात जो इतिहास में गांधी के छात्र के रूप में हम गांधी की भूमिका को पाते हैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में, तो देखते हैं कि वह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, जो जनगण है, उसमें जो उपनिवेशवाद विरोधी जो आंदोलन होता है, उस आंदोलनों का एक प्रेरक व्यक्तित्व, एक इंस्पायरिंग फिगर के रूप में गांधी इमर्ज करते हैं। और यह तब क्लियर होता है जब हम मार्टिन लूथर किंग जूनियर से लेकर के नेल्सन मंडेला, जूलियस नेरेरे, आंग सान सूची अवार्ड, मुबारक अवार्ड से लेकर के अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स, पता नहीं कितने ऐसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं जिन्होंने कई रूपों में, कई आकारों में गांधी को अपने ढंग से डिफाइन किया है, उसको परसीव किया है। ये तो रही गांधी के एक की बात रही, लेकिन साथ ही साथ पैरेलल टू दिस गांधी के खाते में, उनके अकाउंट में कई उपहासपूर्ण, कई इनडिसेंट एपिथेट्स, उपाधियां और लोगों की धारणाएं भी है। और लगभग इतिहास के सभी छात्र इस बात से अवगत होंगे कि विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो कि दुनिया में साम्राज्यवादी शक्ति और सत्ता का एक प्रतिनिधि था, वह गांधी को अर्धनंगा सेमी नेकेड फकीर कहता था। इतिहास लेखन में गांधी को फायर्ड बुलेट अर्थात दगी कारतूस भी कहा गया। जो इंपीरियल राइटिंग्स है उसमें गांधी को लोकप्रिय अराजकतावादी, ही इज ए पॉपुलर एनार्किस्ट भी कहा गया। न जाने गांधी के खाते में एडजेक्टिव्स, एडमायरेशन एज वेल एज कंडेमेशन, दोनों की जो मात्रा है वह ऑलमोस्ट बराबर है। तो डेवी फैसल जी हैं जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से काम कर रहे थे गांधी के नॉन वायलेंस, तो उन्होंने एक बात कही कि द मोर वी कंडेम गांधी द मोर ही बिकम्स अलाइव। हम जितना गांधी को कंडेम करते हैं उतना ही गांधी और भी विवर्ष में सजीव, जीवंत और भी प्रासंगिक होकर के हमारे समक्ष उभरता है। तो इस थीम को मैं अगर कंक्लूड करूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस पैराग्राफ को, तो मैं कह सकता हूं कि गांधी इज ईदर ओवररेटेड और अंडररेटेड, बट ही इज नॉट ड्यू रेटेड। गांधी को या तो हम ओवररेट कर देते हैं, उसमें देवत्व की छवि देख लेते हैं, और या गांधी को अंडररेट कर देते हैं, इसे विभाजन का दोषी भी मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो लगता है कि एक सोशल साइंटिस्ट के रूप में, समाज विज्ञान के छात्र के रूप में, न तो गांधी को ओवररेट करने की जरूरत है और न गांधी को अंडररेट करने की जरूरत है, बल्कि गांधी को ड्यू रेट करने की जरूरत है, उसके सही उचित मूल्यांकन करने की जरूरत है। मूल्यांकन में हम कहीं पर भी अति का शिकार न हो जाए। अब बात रही कि महानता, ग्रेटनेस की बात करते हैं, ग्रेट सोल की बात करते हैं, महात्मा की बात करेंगे। अब मेरा जो पूरा आपसे जो इंटरएक्शनल जो संवाद होगा उसमें हम महात्मा के आसपास ही घूमेंगे। गांधी की स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में क्या भूमिका रही, गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स क्या थे, उस पर हम नजर नहीं डालेंगे क्योंकि वो हमारे इस विषय की परिधि से बाहर की चीज है। यहाँ पर एक बात से मैं प्रारंभ करना चाहूंगा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन पाश्चात्य जगत के एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक हैं। उनका कहना है
कि यदि तुम चाहते हो कि मरने के बाद तुम तुरंत भुला नहीं दिए जाओ या लोक स्मृति से विस्मृत न हो जाओ, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि तुम इस दुनिया में कुछ ऐसा कर डालो जिस पर कि बहुत कुछ लिखा जाए, या फिर कुछ ऐसा लिख डालो जिसे कि बार बार पढ़ा जाए। यानी महानता को इमॉर्टल बनाने के लिए, इमॉर्टलिटी ऑफ ग्रेटनेस के दो ग्रेडियंट्स का सुझाव बेंजामिन फ्रैंकलिन देते हैं। तुम कुछ ऐसा डीड्स कर दो, तुम ऐसा कुछ कारनामा कर दो जिस पर कि बहुत कुछ लिखा जाए, या कुछ ऐसा लिख ही डालो जिसको कि बार बार पढ़ा जाए। तो ये ग्रेटनेस, महानता की जो दो कसौटियां बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तय किया है, उसको यदि हम आधार वाक्य मान लें तो इन दोनों ही कसौटियों पर महात्मा गांधी एक अपराजय व्यक्तित्व के रूप में, एक महानतम विभूति के रूप में, युग दृष्टा के रूप में, और साथ ही साथ एक ह्यूमैनिटेरियन फिलोसफर के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। गांधी एज एन ऑथर की यदि हम बात करें, केवल ऑथर के रूप में बात करें, तो हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ और इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये उसकी 3 पुस्तकें हैं। अनुवादक के रूप में देखें तो गांधी ने जो रस्किन की पुस्तक का अनुवाद किया, या और भी कई सारे छोटे छोटे जो टेक्स्ट थे यूरोपियन फिलोसफर्स के, उसका बुकलेट्स के रूप में उन्होंने ट्रांसलेशन किया। एज एन एडिटर इंडियन ओपिनियन से लेकर करके यंग इंडिया और हरिजन, जो कि गांधी का जो फेबुलस राइटिंग का जो कोर है। गांधी की जो ऑटोबायोग्राफी है, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली ऑटोबायोग्राफी है। वो तो साहित्य की परिचर्चा की बात है, ये तो मैं केवल गांधी के राइटिंग्स के एरिया को डिफाइन करना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ गांधी पर जो विपुल साहित्य की रचना भी हुई है, वह भी मैसिव है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, और देयर इज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एक्सप्लोजन ऑन द राइटिंग्स ऑफ गांधी। गांधी के बारे में जो लिखा गया है वो क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटेटिव वाइज ही एक्सप्लोजन हो गया है। और एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, आशीष नंदी हैं, वो कहते हैं कि महाभारत और गांधी भारत के 2 ऐसे चुनिंदा विषय हैं जिस पर लेखन कभी समाप्ति नहीं होता है। देयर इज नो एंडिंग of writings and deliberations on these 2 topics. First is Mahabharata and second is the life and career or life and activities of Gandhi. तो गांधी के बारे में जो लिखी गई वो बायोग्राफीज के रूप में जो लिखी गई, जिसमें कि रोमिया रोला से लेकर के लुई फीसर से लेकर के हम प्यारेलाल, महादेव देसाई, सुधींद्र कुलकर्णी, सुधीर चंद्र, रामचंद्र गुहा, बीएन गांगुली, केशर मशरूवाला और भिखू पारिक, न जाने कितने ऐसे नाम हैं। और जो सबसे जो हाल फिलहाल में रचना आई थी जस्ट 1 डिकेड पहले, वो थे जोसेफ लेलीवाल्ड की, जो जिनकी पुस्तक का नाम है द ग्रेट सोल। तो हम देखते हैं कि गांधी के ऊपर बायोग्राफीज का एक बहुत लंबा चौड़ा पैराडाइम है। गांधी की राइटिंग्स का जो बेसिक जो कोर है वो ऑलरेडी कलेक्टेड वर्क्स ऑफ गांधी में मोर देन 90 वॉल्यूम्स के रूप में हमारे सम्मुख पब्लिक है। गांधी की डायरीज, गांधी के मेमोइर्स, गांधी के भाषण लगभग ऑलमोस्ट सभी हमारे रिसर्च के डोमेन में। हाँ, फिर भी कुछ ऐसा पक्ष है जिसकी ओर रामचंद्र गुहा ने इशारा किया है कि दुनिया के कई एक लाइब्रेरीज में, कई एक आर्काइव्स में अभी भी गांधी के कई एक अप्रकाशित जो नोट्स हैं, जो उनके डेलिब्रेशंस हैं, वह अभी भी पूरे पब्लिक डोमेन में नहीं आए हैं। तो इस प्रकार हम पाते हैं कि गांधी के बारे में जो राइटिंग हुई है और गांधी ने जो खुद लिखा है, ये दोनों ही जो पैरामीटर है, इन दोनों ही पैरामीटर पर गांधी का जो डायमेंशन है, जो पर्सपेक्टिव है, बहुत ही एक वाइड है। अब तीसरी बात है कि गांधी एज एन इंडिविजुअल और गांधी एज एन आइडियोलॉजी और गांधी एज एन इज्म, ये 3 बहुत विचारणीय प्रश्न है। गांधी व्यक्ति के रूप में, या गांधी विचार के रूप में, या गांधीवाद के रूप में। इसको मैं इसलिए कैटेगराइज किया कि जब हम एक इंडिविजुअल गांधी के रूप में एसेस करते हैं तो गांधी के पर्सनल जो कंट्रीब्यूशंस हैं उसको हाईलाइट करते हैं।
उसमें बहुत क्लियर होने की जरूरत है कि गांधी का जो पर्सनल जीवन है वो बहुत जल्दी ही सार्वजनिक जीवन में कन्वर्ट हो गया था। इसलिए गांधी के व्यक्तिगत जीवन का जो पक्ष है वह बहुत कम रहा, और उसका जो सार्वजनिक पक्ष है, जो पब्लिक फोरम पर जो गांधी का जो इमर्जेंस हो रहा है, वह ज्यादा अपीलिंग है, वह ज्यादा हमारे नजदीक है। तो देखेंगे कि मार्टिन लूथर जूनियर किंग कहता है, अपने कैटेगोरिकली कहता है जब साबरमती आश्रम का विजिट करने आता है, कि गांधी इज नॉट एन इंडिविजुअल, रादर ही इज एन आइडिया। गांधी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। जब हम विचार कहते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट थीम के रूप में होता है, जब हम व्यक्ति की बात करते हैं तो उसकी एक फिजिकल एंटिटी हमारे सम्मुख इमर्ज होकर के आती है। लेकिन हाल फिलहाल में जो भारत में गांधी विचारक जो है, गांधी से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विमर्श करते हैं, वह कहते हैं कि यह थ्योरी को भी सुधारने की जरूरत है कि गांधी एक विचार नहीं है बल्कि गांधी एक विचार पुंज है। वह एक सिंगल विचार नहीं है, विचार पुंज है, यानी एक कंग्लोमरेशन ऑफ आइडियाज है, कंग्लोमरेशन ऑफ आइडियोलॉजी है, विचारों का, विचारधाराओं का और एक विस्फोट पुंज है। इस प्रकार गांधी के विचार जो है सो कोई एक मोनोटोनस आइडियाज नहीं है बल्कि एक एक्युमुलेटेड कंग्लोमरेशन ऑफ डिफरेंट आइडियाज है। ये बात दे रही। अब दूसरी बात रही कि गांधी के साथ हम बहुत ही आसानी से वाद लगा देते हैं, गांधीवाद या गांधीवादी। ध्यान देने की जरूरत है कि पाश्चात्य इतिहास लेखन ने हमारी सोच, चिंतन, विचार विमर्श और ज्ञान मीमांसा को इस ढंग से प्रभावित किया है कि बिना कुछ हम अपने उन बिंदुओं पर विचार किए हुए उन टर्मिनोलॉजी को अपने ऊपर लागू कर देते हैं। बाद जो है, मार्क्सवाद हो, समाजवाद हो, फेबियनवाद हो, वैज्ञानिकवाद हो, ये जो इज्म जो है ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, ये पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा से उद्भूत अवधारणा है। इज्म, मार्क्सिज्म की बात होती, सोशलिज्म की बात होती है। बाद जैसे हम इस्तेमाल करते, इज्म करते हैं, तो एक स्टेट कह सकते हैं कि एक बहुत ही एक क्लोज कंपार्टमेंट, जब इज्म होता है किसी विचारधारा को इज्म के रूप में देखते हैं तो एक क्लोज कंपार्टमेंट बन जाता है जिसमें अन्य विचारधाराओं के प्रवेश या उसके साथ अंतःक्रिया की गुंजाइश कम हो जाती है। तो गांधीवाद और गांधीवादी, ये दोनों शब्द लगता है कि हमने पाश्चात्य ज्ञान मीमांसा का जो कंस्ट्रक्ट था उसको चुरा लिया। और यह केवल गांधी के साथ नहीं हुआ बल्कि बुद्ध के साथ भी हुआ। हम बुद्ध को बुद्धा कह देते हैं और बुद्ध के विचार को बुद्धिज्म कह देते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं, जबकि बुद्ध के विचार या बुद्ध शासन यह शब्द है। इज्म, भगवान बुद्ध के समय में कोई विचारधारा इज्म का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, लेकिन बुद्ध को पढ़ने के लिए भी हम बुद्धिज्म का प्रयोग कर देते हैं। और वही हुआ गांधी के साथ भी। 1958 में भारत के एक बड़े प्रख्यात वामपंथी चिंतक हुए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे, EMS नंबूदरीपाल। उनकी पुस्तक आई गांधी और उनका बाद। यह 1958 में पुस्तक आई। इसमें गांधी के अवदानों को, उनके योगदानों को मार्क्सवादी नजरिए से देखने की एक दृष्टि थी। ध्यान देने की जरूरत है कि दर्शन में या विचार में तो वाद और विवाद होता है, किंतु गांधी की जो महात्मा की छवि है, तो महात्मा की छवि में वाद और विवाद की जगह पर संवाद स्थापित होता है। मेरे ख्याल से नेटवर्क इश्यू हो रहा है सर का। सर हेलो, मेरी आवाज जा रही है सर? संप्रिया सर आवाज नहीं आ रही ना? सर आवाज आ रही है? नहीं सर आवाज आ रही है। आवाज किसी की नहीं आ रही क्या सर? नहीं सर, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, सर की आवाज क्लियर आ रही है। नहीं हो सकता है मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है? नहीं आपके यहाँ, नहीं आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। कुमार सर के यहाँ पे मतलब लग रहा है कि नहीं है, नेटवर्क का इशू है। मैं पहाड़ पर हूँ, हो सकता है हमारे नेटवर्क का भी इशू हो, क्योंकि हम 6000 फुट पर हैं सर। ठीक है, खैर आप देख लीजिए इसको। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि गांधी के साथ जो वाद लगाने की जो प्रवृत्ति है, यह यूरोपीय इतिहास, दर्शन और यूरोपीय ज्ञान मीमांसा से हमने आयातित किया है, और शायद हम इससे बच सकते हैं, क्योंकि वाद और विवाद की गुंजाइश इज्म में होता है
और चूंकि गांधी की छवि एक महात्मा के रूप में उपस्थित हम करने जा रहे हैं, तो महात्मा जो है ग्रेट सोल है, वो वाद और विवाद नहीं बल्कि संवाद में विश्वास करता है। ये बात मेरा बोलने की जो सेंट्रलिटी, जो सेंट्रल थीम है, वो है महात्मा पर। महात्मा को हम अंग्रेजी में ग्रेट सोल कह करके हम इसको डिफाइन कर देते हैं। ध्यान रहे कि महात्मा जो शब्द है, महान आत्मा, महात्मा, यह एक रिलीजियस कैनोटेशन है, यह एक धार्मिक उपबंध है। महात्मा शब्द जैसे ही बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक रिलीजियस फिगर, एक रिलीजियस शैडो उभरता है। और यदि हम स्वघोषित महात्माओं की बात छोड़ दें, जिनकी संख्या शायद काउंटलेस होगी, तो भारत में जो स्थापित परंपरा में जिनके साथ हम सामान्य जनमानस, हजारों लाखों करोड़ों जनगण महात्मा का प्रयोग करता है, तो सबसे पहला नाम आता है महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का नाम आता है। फिर हम मॉडर्न इंडिया में आते हैं, महात्मा कबीर का नाम आता है मेडिवल में। फिर महात्मा ज्योतिराव गोविंद फुले का नाम आता है। और गांधी के कंटेम्प्रोरी एक व्यक्ति जो महात्मा हैं, जिनको कि महात्मा उपनाम से बहुत ख्याति मिलती है, जिसकी चर्चा न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर और गांधी के एक बहुत बड़े जीवनीकार जोसेफ लेलीविल्ड अपनी पुस्तक ग्रेट सोल में करते हैं, वह है स्वामी श्रद्धानंद, जो कि आर्य समाज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर हैं स्वामी दयानंद के बाद। तो ये महात्मा जो है ये एक धार्मिक उपबंध है, इसका एक रिलीजियस मीनिंग है। तो बात रही कि महात्मा को अगर हम एक बहुत ही कॉमन, एक बहुत ही एलिमेंट टर्म में डिफाइन करें, तो यह स्पष्ट है कि मोटे तौर पर महात्मा भी एक हमारी आपकी तरह एक सांसारिक व्यक्ति है, जिसका धार्मिक और आध्यात्मिक सरोकार है। अब उसके अन्य एट्रीब्यूट्स, उसके अन्य जो फीचर्स हैं, उस पर हम बाद में आएंगे। अब बात रही कि ये तो महात्मा का रिलीजियस कनोटेशन हुआ कि गांधी और महात्मा, चूंकि महात्मा बनना एक जर्नी है, यह एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक क्लियर है। जिस प्रकार व्यक्ति अपने वैचारिक रूप से धीरे धीरे इवॉल्व करता है, इमर्ज करता है, तो महात्मा भी जो है, महात्माउड भी जो है, यह एक प्रोसेस के रूप में ग्रो कर रहा है, न कि एक डेस्टिनेशन के रूप में। दिस इज प्रोसेस। एनलाइटमेंट जैसे एक प्रोसेस है, हम प्रबोधित होते जाते हैं, इसका कोई अंत नहीं है कि मैं अंतिम रूप से इनलाइटेंड हो गया। दूसरी बात कि गांधी को महात्मा किसने कहा, यह विवाद बहुत दिनों से चला रहा है। पहली बार किसने प्रयोग किया, और यह छात्र जीवन से ही हम लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा, एक सामान्य जिज्ञासा में, कि हु कॉल्ड गांधी फर्स्ट द वर्ड महात्मा, हु गेव हिम द एपिथेट ऑफ महात्मा, जिसको कि बाद में लोगों ने एक्सेप्ट किया। यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में जो ये इशू इमर्ज करता था, ये हम लोग के छात्र जीवन से इमर्ज कर रहा है। शुरू में हम लोग को पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया गया कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को पहली बार महात्मा का संबोधित किया। फिर एक दूसरी विचारधारा आई कि नहीं, अफ्रीका से जो लौट करके गांधी आए तो गोंडुल में गुजरात की महासभा के लोगों की बैठक हुई, जिसमें कि गांधी को महात्मा की उपाधि दी। लेकिन रामचंद्र गुहा ने गांधी बिफोर इंडिया, जो बहुत ही 699 पेज की बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी है गांधी की भारत आने के पहले, उसमें उन्होंने क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल जजमेंटल होकर के यह कह दिया है कि सबसे पहली बार कॉमन प्लेटफॉर्म पर महात्मा शब्द का उपयोग गांधी के लिए प्राण जीवन मेहता ने किया था। प्राण जीवन मेहता का लेटर्स में पहली बार महात्मा दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड फॉर गांधी। ये प्राण जीवन मेहता कौन है? तो गांधी जब 1889 में बैरिस्ट्री करने की डिग्री हासिल करने के लिए जब लंदन जाते हैं, तो गांधी के पास 4 सिफारिशी पत्र होता है। उनको 4 लेटर मिलता है, सिफारिशी पत्र है, ताकि लंदन में जाने में, रहने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। एक पत्र जो है प्राण जीवन मेहता के नाम से है, एक दादा भाई नेहरू जी के नाम से है, एक प्रिंस रंजीत सिंह जी के नाम से है, और एक दलपत शुक्ल जी के नाम से है। ये गांधी को लेटर है। तो प्राण जीवन मेहता बाद में फिर गांधी के साथ उनके अर्ली लाइफ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और साथ ही साथ बता दूं कि प्राण जीवन मेहता की जो एक विवाहित पुत्री है जिसका नाम है जेकी मेहता, उसका गांधी के दूसरे पुत्र मनीलाल जी से
बहुत ही एक स्कैंडलस रिलेशनशिप रहा, जिसकी चर्चा बाद में गांधी की बायोग्राफर्स भी करते हैं। तो इतना क्लियर है कि एक्सेप्टेंस ऑफ महात्मा ये बाद की घटना है। प्राण जीवन मेहता ने वेल डॉक्यूमेंटेड लेटर में पहली बार इसको यूज किया है। दूसरी बात है कि महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जो कि उनका ओरिजिनल नेम है, ब्रिटिश सारे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में उनको मोहनदास करमचंद गांधी एमके गांधी कहा गया है। हजारों करोड़ों लाखों जो भारतीय जनगण है उनको बापू के रूप में, फिल्मांकन में उनको साबरमती के संत रूप में, और या फिर कॉमन नेम महात्मा के रूप में उनको ख्याति अर्जित होती है। और गांधी भी महात्मा की इस छवि को धारण करते हैं। he has no hesitation to accept this popular epithet। ये जो लोकप्रिय उपाधि, एक जो बहुत ही लोकप्रिय उपाधि जो उन लोगों के बीच में मिला है, ऑनर मिला है, जो डिस्टिंक्शन मिला है, उसको गांधी एंजॉय करते हैं। कहीं पर भी गांधी उससे अपने आप को डिवोर्स नहीं करते। अब बात रही कि महात्मा की जो छवि है, जो इमेज फॉर्मेशन ऑफ महात्मा है, जब महात्मा गांधी बन जाते हैं तो इसका एक इमेज फॉर्मेशन भी करना पड़ेगा। यदि लोग मुझे महात्मा कहते हैं तो महात्मा के कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन से ट्रेड्स हैं जो कि गांधी को एडॉप्ट करना पड़ा, गांधी को वे ऑफ लाइफ के रूप में उसको एक्सेप्ट करना पड़ा, एडेप्ट करना पड़ा, यह भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप देखते हैं कि भारतीय ट्रेडिशन में, और शायद गांधी उसकी उपज है, शाकाहारवाद, वेजिटेरियनिज्म, या गांधी का एक जो है सो मैं कह सकता हूं कि he has got this habit from his family lineage। दूसरी बात रहे कि सामान्य वेशभूषा, कॉमन वेशभूषा। महात्मा शब्द आते ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर उभरती है जो कि वेशभूषा से उसको डिफाइन करते हैं कि महात्मा की क्या छवि, क्या उसका वेशभूषा होगा, जो कि जन सामान्य से थोड़ा सा अलग हो। तीसरी है कि प्यूरिटी ऑफ कॉन्साइंस, अंतरात्मा की पवित्रता। चौथा होता है महात्मा मतलब आश्रम में जो रहता है, जो कुटियों में रहता है, जो कहीं जंगलों में रहता है। लेकिन गांधी तो सांसारिक महात्मा है, तो गांधी जंगल और अटवीवासी को अपना स्थल नहीं बनाते हैं, क्योंकि गांधी का जो एरिया ऑफ फील्ड है वो भारत नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मास मोबिलाइजर के रूप में इमर्ज कर रहा है। तो गांधी फिर भी आश्रम का निर्माण करता है, वो टॉल्स्टॉय फॉर्म का निर्माण करता है, विधिहरवा आश्रम का निर्माण करता है बिहार में, फिर सेवाग्राम, साबरमती, वर्धा और न जाने कितने आश्रमों की चर्चा होती है। फिर वह आश्रम में आश्रम पद्धति का जो एक अनुशासन जो है, पारंपरिक अनुशासन जो है, उसको भी फॉलो करता है। आश्रम में नियम है कि वही खाना बनाया जाता है, वही सब्जी बनाई जाती है जो वहां उगाई जाती है। एक बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसको कि गांधी बहुत डिसिप्लिन वे में फॉलो करते हैं। तीसरा जो एस्पेक्ट है कि नैतिक आचरण, मोरल कंडक्ट, और यौन शुचिता और यौन पवित्रता, ये सभी जो एट्रीब्यूट्स हैं, या भारतीय मनीषा में जो एक महात्मा की छवि उभरती है, उसकी यही सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको कि गांधी ने लगभग छोटे मोटे अपवादों को छोड़ दें तो ऑलमोस्ट इसको इन टोटो फॉलो किया। अब बात रही कि महात्मा, बापू और साबरमती के संत, जो कि ये तीनों जो है सो हमारे भारतीय जनमानस में अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरिया, अलग अलग इसको कहते हैं पैकेट्स ऑफ पीपल ने उनको ये खिताब दिया या लविंगली आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको कॉल किया। अब देखते हैं कि महात्मा शब्द की स्वीकृति भारतीय जनगण में तो थी, लेकिन जिस ब्रिटिश सत्ता और हुकूमत से गांधी संघर्ष कर रहे थे, वहां पर इस शब्द के बारे में क्या राय थी, यह जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि महात्मा की जो एक पवित्र और नैतिक छवि जो भारतीय मनीषा में है, उसका ठीक विपरीत जो रिएक्शन हुआ है, जो रिस्पॉन्स हुआ है, वह हुआ है ब्रिटिश सत्ता के द्वारा। और इसका एक बहुत छोटा सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मैं आपको देना चाह रहा हूं, जिससे कि हो सकता है कि आप सभी अवगत हो। द्वारका नाथ संपत जो हैं, एक क्या कहते हैं, फिल्म मेकर हैं, फिल्म निर्माता हैं। तो वह गांधी के इन्फ्लुएंस में है। तो गांधी के इन्फ्लुएंस में वह एक फिल्म बनाते हैं जिसका नाम है महात्मा विदुर। विदुर के बारे में हम सभी जानते हैं
कि विदुर महाभारत के कैरेक्टर हैं और उनकी नीतिगत बातों की महाभारत में बहुत चर्चा है। उनकी छवि है कि बहुत ही स्पष्ट बोलते हैं, बहुत नीतिगत बोलते हैं, डिप्लोमेटिक बोलते हैं, संयत बोलते हैं, और साथ ही साथ जो कौरव और पांडवों के बीच का जो राजनीतिक द्वंद्व है उसमें अपने डेलिब्रेशंस को, अपनी बातों को थ्योराइज करते हैं। इस फिल्म में गांधी से संबंधित कोई भी बात नहीं थी। गांधी का न उल्लेख था, न गांधी की कोई चर्चा थी, न गांधी के किसी विचार का इसमें प्रचार और प्रसार था। फिल्म निर्माता ने विदुर कैरेक्टर को जो वेशभूषा और जो आव भाव, जिसको गेस्चर कहते हैं, वह दिया, वह गांधी से मिलती जुलती। महात्मा विदुर को जो पोशाक पहनाया गया, जो गेस्चर दिया गया, वो गांधी से मिलती जुलती थी। अब इसका रिएक्शन ये हुआ कि जो उस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया गया और कहा गया इस फिल्म से राजसत्ता के विरुद्ध एक विद्रोह की झलक प्रतीत होती है। द्वारका नाथ संपत ने बहुत अथक प्रयास किया और इस बात को कितनी बार रखा, क्या कहते हैं, जो फिल्म स्क्रीनिंग कमेटी होती है जो कि फिल्म को पास करती थी, सेंसर बोर्ड जिसको बोलते हैं, जो कमेटी थी, कि इसमें गांधी का कोई लेना देना नहीं है, इसमें गांधी से संबंधित कोई भी बात नहीं है, आजादी के कोई तराने इसमें नहीं है, कहीं पर विद्रोह और बगावत की कोई स्वर इसमें नहीं है, और यह संपूर्ण रूप से यह एक धार्मिक फिल्म है। किंतु अंग्रेज नहीं माने, क्योंकि उनकी दृष्टि में महात्मा विदुर, तो विदुर इंपॉर्टेंट नहीं था, महात्मा शब्द आते ही, महात्मा वर्ड आते ही उनकी दृष्टि में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभर रही थी जो कि ब्रिटिश सत्ता की चूलों को हिलाने का, उसके जड़ को हिलाने का काम कर रहा था। और अंत में इस फिल्म के नाम को चेंज करना पड़ा और महात्मा विदुर से जब इस फिल्म का नाम धर्मात्मा विदुर हुआ, तब इस फिल्म को पास किया। तो इस बात के द्वारा मैं कहना चाहता हूं कि जिस महात्मा कनोटेशन का भारतीय परंपरा में, भारतीय जनमानस में एक रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल बोध होता है, एक सेंस ऑफ ऑनर, एक सेंस ऑफ रेवरेंस की बात आती है, वह महात्मा शब्द ब्रिटिश हुकूमत की दृष्टि में एक उपद्रव, राज सत्ता के प्रति विरोध, जिसको कहते हैं रिटेलिएशन, उसका प्रतीक था। ये तो हुई कि गांधी की महात्मा की छवि और उस महात्मा की छवि पर क्या अंतर विरोध झलक कर करके हमारे सम्मुख आ रहे हैं। तीसरी बात जो कि शायद मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में जोड़ना चाहूंगा, उसी को मैं आगे करना चाहूंगा, कि ये महात्मा बनने का जो सफर है गांधी का, यह बहुत ही आसान सफर नहीं है। और महात्मा गांधी के अगर एक लाइफ हिस्ट्री को हम ब्रीफली एग्जामिन करें तो हम पाते हैं कि गांधी का जो पूरा जो लाइफ ट्रेजेक्ट्री है वह 3 महादेशों की यात्रा करता है। जन्म से लेकर के 1889 तक एशिया महादेश के भारत में, पश्चिम भारत के गुजरात, काठियावाड़, राजकोट और बॉम्बे, यह उनका जो क्षेत्र है जहां से जन्म लेते हैं। और फिर 1889 से 92 का बीच का जो 4 वर्षों का जो सफर है वह ब्रिटिश सत्ता का जो सत्ता केंद्र है लंदन में, जिसमें कि वो बैरिस्टिक करने के लिए जाते हैं। और फिर 1893 से लेकर के 1915 मोटे तौर पर 22 वर्ष का जो सफर है वह दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में उनके जीवन का एक सफर होता है। और फिर 1915 से लेकर के जब भारत लौटते हैं जनवरी में, 1947 तक का जो सफर है वह भारत में उनका होता है। यानी उनके सफर का ये 4 अलग अलग कंपार्टमेंटलाइजेशन है। तो मेकिंग ऑफ गांधी में, मेकिंग ऑफ महात्मा में, इन तीनों फेजों पर हम प्रकाश डालेंगे कि आखिर महात्मा की निर्मिति में गांधी के कौन कौन से पक्ष, गांधी के जीवन का वह कौन कौन कालखंड महत्वपूर्ण था, जिसमें कि एक लॉयर, एक ब्रिटिश सत्ता के साथ सहयोग करने वाला व्यक्ति, उसके प्रति एक लिबरल व्यक्ति जो कि स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व में विश्वास करता था, वह कैसे एक बड़े सिस्टम के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा मास मूवमेंट स्थापित करने की ओर प्रेरित होता है।
मैं बता दूं, संभवतः 1889 ईस्वी में जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में फ्रांस की राज्य क्रांति की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, तो संभवतः भारत के कुछ इने चुने गिने लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, उसमें गांधी भी उपस्थित थे। यानी स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व यानी वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी के प्रति गांधी का मोह या गांधी का सम्मोहन उस समय बना हुआ था। उसके बाद फिर 1893 से 1915 का जो सफर है अफ्रीका में, जिसमें कि गांधी का एक मॉरल, गांधी के पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और अभी तक हम सभी इतिहास के अधिकांश छात्र या गांधी के जो बायोग्राफर हैं, गांधी के इंडियन लाइफ, फ्रीडम मूवमेंट में उनके योगदान या गांधी के जो अर्ली लाइफ जो भारत में बीता, उसी को फोकस करते थे। लेकिन रामचंद्र गुहा ने गांधी बिफोर इंडिया एंड इंडिया आफ्टर गांधी, ये दो महत्वपूर्ण रचनाओं के द्वारा यह साबित किया कि, एक तो साबित ये किया कि भारत के इतिहास जो है 20वीं सदी का, उसमें दो डिवाइडिंग लाइन है, गांधी बिफोर इंडिया एंड गांधी आफ्टर इंडिया, एक। और दूसरी बात है कि गांधी के व्यक्तित्व का जो निर्माण हो रहा है, उसका जो एक मेजर जो फीचर्स है, वह उनके 22 वर्षों के अफ्रीका प्रवास के दौरान बहुत तेजी से इमर्ज कर चुका है। और गांधी और रामचंद्र गुहा एक जगह उल्लेख करते हैं कि अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में उनकी एक मुलाकात कैजुअली किसी एक लॉयर से हुई या किसी एक व्यक्ति से हुई, और वो गांधी पर बायोग्राफी लिखने के क्रम में ढेर सारे आर्काइव्स, ढेर सारे मैगजीन्स, जर्नल्स देख रहे थे, लोगों से कांटेक्ट कर रहे थे, उन जगहों का भ्रमण कर रहे थे जहाँ की गांधी का एरिया ऑफ रेंज था। तो एक व्यक्ति ने कहा कि यू गेव मी ए लॉयर एंड आई रिटर्न बैक यू ए ग्रेट महात्मा। तुमने मुझे गांधी के रूप में एक लॉयर, एक वकील भेजा था, हमने रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक तुम्हें महात्मा दिया। और ये जो आइडिया था, रामचंद्र गुहा को लगा कि बहुत ही एक इंस्पायरिंग आइडिया है कि हाउ ए लॉयर who came to pursue his career as a lawyer in South Africa for pursuing a particular case, किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति के मुकदमे की पैरवी सिफारिश करने वाला, जाने वाला एक लॉयर जो कि मोहनदास करमचंद गांधी है, वह कैसे महात्मा के रूप में इमर्ज करता है। और ये जो एस्पेक्ट है, यही रामचंद्र गुहा के राइटिंग का जो बेसिक जो क्रक्स है ये है। तो बात रही कि महात्मा की, गांधी की, एमके गांधी के महात्मा बनने की शुरुआत को हम कहां से एक इमर्जिंग पॉइंट माने, कहां से बिगिनिंग पॉइंट माने, एक प्रारंभ बिंदु क्या है। जैसे कि 3 दिनों के बाद 2 अक्टूबर को पूरी दुनिया विश्व अहिंसा दिवस के रूप में गांधी की हम बर्थ एनिवर्सरी बनाते हैं, उनकी जन्म की वर्षगांठ मनाते हैं। नेल्सन मंडेला का एक आइडिया था, नेल्सन मंडेला का एक आइडिया ये था कि 2 अक्टूबर को गांधी का जन्म हुआ, दिस इज जस्ट एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। गांधी के लिए, हमारे लिए गांधी का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट रहा, द मोमेंट हु कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड ए लॉयर इनटू ए महात्मा, जो उनका ट्रेनिंग फेज था, वह 7 जून 1893 था। 7 जून 1893 का महत्व यह है कि पीटर मैरिजबर्ग के रेलवे स्टेशन पर जब गांधी को प्रथम दर्जे के कंपार्टमेंट से अंग्रेज को पैसेंजर के द्वारा धक्का मार के जब उनके सामान सहित उनको ट्रेन से फेंक दिया गया, उनके सामान को बिखरा दिया गया, और गांधी उस ठंड भरी रात में, कड़कड़ाती हुई ठंड भरी रात में प्लेटफॉर्म पर जो बना हुआ विश्रामालय, उसमें गांधी पूरी रात व्यतीत करते हैं। एंड गांधी एनकाउंटर्स विथ हिज इनर कॉन्साइंस, अपनी अंतरात्मा के साथ गांधी का डायलॉग होता है। और बार बार उनके मन में 2 दुविधा है। एक दुविधा यह है कि या तो हम इस अत्याचार, अपमान, जो इंडिसेंट, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसको चुपचाप सह लें और अपने प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन को कंटिन्यू करें, या फिर इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के विरुद्ध हम एक संगठित आवाज उठाएं। शायद उस ब्रिटिश हुकूमत, उस व्हाइट रेशियल गवर्नमेंट को शायद यह पता नहीं था
कि प्रथम दर्जे के कंपार्टमेंट से एक लंबे कद के लॉयर को सामान सहित जो फेंका गया, न जाने यही लॉयर भविष्य में महात्मा बनकर के पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्रीशियस जो डोमेन है भारत, वहां से निष्कासित करने में एक बहुत बड़े कैटलिस्ट और एक्टिविस्ट की भूमिका निभाएगा। यानी गांधी का जो महात्मा के रूप में जो फर्स्ट इनिशिएशन है वो हुआ घटना है जो 7 जून 1893 को पीटर मैरिजबर्ग रेलवे स्टेशन पर घटती है। इसमें गांधी एनकाउंटर्स और फेसेस विद द इनर क्वेश्चंस। गांधी अपने के साथ संवाद करते हैं, अपनी अंतर चेतना के संवाद करते हैं, और यहीं से वह सफर शुरू होता है महात्मा बनने का। अब बात रही कि 1904 में सत्याग्रह का प्रयोग भी पहली बार वह अफ्रीका में ही करते हैं। और साथ ही साथ अब हम उस बैकग्राउंड को छोड़ते हैं। अब हम देखते हैं कि गांधी के जो रिलीजियस आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, जो कि उसको महात्मा के रूप में हमारे सम्मुख प्रेजेंट करता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, बट उसका रियल रूट्स क्या है, उसका जेनेसिस क्या है, उसका ओरिजिनेटिंग पॉइंट क्या है। तो दो बात क्लियर है कि इतिहासकारों का वर्ग या गांधीवादी जो विचारक हैं उसमें कैटेगोरिकली दो भाग क्लियर है। एक जो मेजॉरिटी ऑफ जो हिस्टोरियंस या थ्योरेटिशियंस हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका मानना है कि गांधी का जो विचार है उस पर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है। और उसमें वे लोग जॉन रस्किन, लियो टॉल्स्टॉय, डेविड थोरो, इमर्सन और लॉयड गैरिसन जैसे कंटेम्पररी और यूरोपियन जो विचारक हैं, जो वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, उनके आइडियोलॉजी से गांधी के पर जो इन्फ्लुएंस होता है उसका या उसका जो रिपरकशंस होता है उसको स्केच करते हैं। और इस बात में कोई दुविधा की बात नहीं है कि गांधी ने बड़ी ही ईमानदारी से अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में उन बातों को स्वीकार किया है कि किन किन विचारों ने उनको उद्वेलित किया, किन किन दार्शनिकों ने, किन किन विचारकों के बातों से, उनके संदेशों से गांधी प्रेरित हुए, और उसमें बहुत ही ईमानदारी से वह ऑनेस्टली उस बातों को स्वीकार करते हैं। इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं। दूसरी बात रही कि गांधी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, गांधी का जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसकी जो रिलीजियस एफिलिएशन है या उसकी जो रिलीजियस, मैं कह सकता हूं कि जो एक प्रकार की जो विरासत है, लेगेसी है, उसका गांधी के ऊपर डीप इम्पैक्ट प्रभाव है। उसमें क्लियर कट है कि गांधी का जन्म हिंदू वैष्णव परिवार में होता है। हाँ, गांधी के धार्मिक जो बाल्यावस्था में, अर्ली चाइल्डहुड में गांधी के ऊपर जो सबसे डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस है वो उनकी माँ पुतली बाई का है, जिसके बारे में लिखते हैं कि मुझे कभी याद नहीं है कि मेरी माँ बिना पूजा पाठ किए हुए, बिना स्नान किए हुए कभी कोई काम करती होगी घर में। तो माँ पुतली बाई की बात वो करते हैं, और बचपन में वह दो बातों की चर्चा करते हैं कि श्रवण कुमार का जो पितृभक्ति है और सत्य हरिश्चंद्र का जो नाटक है जिसका कि गांव गांव में मंचन होता है, उससे बहुत वो प्रभावित होते हैं। गुजराती समाज में वेजिटेरियनिज्म का जो आग्रह है वो बहुत ही ज्यादा है, और इसके पीछे जैनिज्म का, जैन मत और जैन विचार का भी एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट रहा है। लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन में जो फैमिली की जो लिगेसी है उसके इन्फ्लुएंस का ऐसा नतीजा निकलता है कि गांधी का जो प्रिय प्रार्थना उनकी है, जिसे कि वो बहुत ही तन्मयता से गाते थे, वह 14वीं सदी के गुजराती कवि नरसिंह मेहता की रचना है, वैष्णव जन तिन्हें जानिए। और फिर 17वीं सदी के कवि जो हैं रामदास, उनका जो भजन है रघुपति राघव राजा राम, यह गांधी की प्रार्थना सभाओं में या गांधी के द्वारा सामूहिक रूप से इसका गायन होता है। तो गांधी का जो अर्ली इन्फ्लुएंस है, जो वैष्णव भक्ति ट्रेडिशन का, उसका एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट भी है। उसकी प्रार्थना सभाओं में हो गांधी का, या गांधी के प्रिय भजन की बात होती है, तो वही जो अर्ली चाइल्डहुड इम्पैक्ट गांधी पर है वो कंटिन्यू करता है। अब बात रही कि
गांधी एक, जिसके बारे में कि मैं शुरू में चर्चा भी किया था कि सनातन गांधी से संवाद, जो कि मध्य भारती पत्रिका में जर्नल में प्रकाशित हुई और सागर विश्वविद्यालय के द्वारा, और जिसमें कि पंकज जी ने इसको एडिट किया था, तो उसमें ध्यान देने की जरूरत यह है कि भारतीय हिंदू परंपरा में जो प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। गांधी अपनी आत्मकथा में बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि संस्कृत बहुत ही कठिन उन्हें लगता है, संस्कृत बहुत उन्हें कठिन, बहुत ही दुर्लभ लगता है, इससे आसान उन्हें अंग्रेजी लगती है। इसके कारण गांधी अपने अर्ली लाइफ में उन प्राचीन हिंदू ग्रंथों का मूल रूप में अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि गांधी की संस्कृत कमजोर है या संस्कृत का उनका वह ज्ञान नहीं है जो ज्ञान के बहुत अत्यावश्यक है उन प्राचीन ग्रंथों के अनुशीलन और उसकी समझ के। बाद के चरण में जाकर के गांधी लिखते हैं कि मेरी यह जो उत्कंठा थी संस्कृत जानने की, यह तब पूरी हुई जब मदन मोहन मालवीय ने कई बार कई प्रसंगों में या कई अवसरों पर मुझे श्रीमद् भागवत, तो कभी कभी गीता का सस्वर पाठ करके सुनाया या उसके श्लोकों की मीमांसा करके हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया, तब मेरी जिज्ञासा हुई। लंदन प्रवास के दौरान में थियोसॉफिस्टों के प्रभाव में आकर के गांधी को उपनिषदों का जो ट्रांसलेटेड वर्जन है वह प्राप्त होता है, और साथ ही साथ एडविन अर्नोल्ड, जो कि एक बहुत बड़े ख्याति प्राप्त लेखक थे, पत्रकार थे, और साथ ही साथ वो पूना के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रिंसिपल भी रह चुके थे। उनकी दो पुस्तक जिसको की बहुत विश्व ख्याति प्राप्त हुई, एक किताब बुद्ध पर थी जिसका नाम था द लाइट ऑफ एशिया, और दूसरा उनके द्वारा किया गया गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन द सेलेस्टियल सॉन्ग के। यह थियोसॉफिस्ट कॉन्टेक्ट से गांधी को प्राप्त होता है। इरफान भी कहते हैं कि भारतीय धार्मिक वांग्मय और भारतीय धर्म परंपरा का अध्ययन गांधी मूल रूप से संस्कृत में न करके मूल रूप से यूरोपीय ट्रांसलेशन के द्वारा प्राप्त कर रहा है। यानी गांधी फर्स्ट हैंड रूप में वह भारतीय साहित्य दर्शन के तत्व चिंतन के शब्दों को नहीं पढ़ रहा है, बल्कि वह इंग्लिश ट्रांसलेशन के द्वारा अपने आप को एक्वेंट कर रहा है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं पर कोई भी दुविधा की बात इसमें नहीं है, और बड़े ही साफगोई से उन्होंने अपनी आत्मकथा में इसको स्वीकार किया है और लिखा है कि मैं बुद्ध और ईसा दोनों की जीवनियों को पढ़ता हूँ, फिर दोनों की जीवनियों को मैंने कंपैरिजन किया, और यहाँ तक गांधी कहते हैं कि लाइट ऑफ एशिया को मैंने गीता से भी ज्यादा चाव से पढ़ा, और बुद्ध की जो करुणा है वह मुझे ईसा मसीह के जो दया का जो उनका कॉन्सेप्ट है उससे भी ज्यादा मुझे मानवीय, ज्यादा ह्यूमन, ज्यादा मुझे टचिंग लगा। गांधी को शायद पता नहीं था कि जिस बुद्ध और ईसा की जीवनी पढ़ के, उनके विचार पढ़ करके, उनके उपदेश पढ़ के, उनके दर्शन पढ़ के गांधी अभिभूत हो रहे थे, आने वाला इतिहास उन्हें बुद्ध और ईसा के समानांतर रखने वाला था। और यह बात कोई और नहीं बल्कि माउंटबेटन ने गांधी की हत्या के बाद इस बात को कहा था कि गांधी इतिहास में ईसा और बुद्ध के समान ही पूजे जाएंगे। यह गांधी की निर्मित थी जिसमें कि गांधी भारत की विभिन्न परंपराओं, रिलीजियस ट्रेडिशन से अपने आप को एक्वेंट कर रहे थे। गुहा भी अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि एक जैन संत थे, गुजरात के बड़े फेमस संत हुए, इनका नाम की रायचंद है, उनसे भी गांधी बहुत ही इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। गांधी पर काफी उन पर इम्पैक्ट है। कहा जा रहा है कि गांधी के रिलीजियस कॉन्साइंस को अगर 2-3 लोग सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं, अभिभूत कर रहे हैं, तो उसमें जैनचंद रायचंद जी का भी नाम है। अब ये तो रही कि भारतीय परंपरा और उनकी जो वैष्णव जो पारिवारिक भूमि थी, उसने गांधी के महात्मा बनने की निर्मित में जो योगदान दिया वह इन बिंदुओं की बात है। अब गांधी की निर्मित में हम मूल रूप से 5 पाश्चात्य विचारकों या दार्शनिकों के प्रभाव को पाते हैं। जॉन रस्किन, जिसकी पुस्तक 1860 में प्रकाशित हुई थी, अनटू दिस लास्ट, जिसका कि गांधी ने अनुवाद किया, पहले अंत्योदय के रूप में और बाद में उन्होंने उसका नाम सर्वोदय दे दिया।
और ये जो रस्किन की जो किताब है, ये रस्किन की किताब भी एक एक्सीडेंटली उनके दोस्त ने, हेनरी पोलक ने उनको तब दिया जब वो नेटाल से जोहान्सबर्ग की रचना की यात्रा पर थे, और पोलक ने कहा कि ये किताब पढ़ लो, गो एंड रीड दिस बुक, दिस इज मच इंटरेस्टिंग। और वास्तव में गांधी अनटू दिस लास्ट को पढ़ कर करके बहुत ही प्रभावित होते हैं और बहुत ही अभिभूत होते हैं, और इसका कहते हैं कि मेरे व्यक्तित्व और मेरे चिंतन पर, मेरी विचार क्षमता पर इसका जादुई असर, एक मैजिकल इम्पैक्ट गांधी जी ऑब्जर्व करते हैं अपने विचारों पर रस्किन की इस पुस्तक का। और रस्किन की इस पुस्तक के अब रस्किन की इस पुस्तक अनटू दिस लास्ट, इसकी चर्चा गांधी अपनी आत्मकथा में भी करते हैं, और साथ ही साथ गांधी पर विचार करने वाले, गांधी विमर्श से जुड़े हुए जो इतिहासकार, सामाजिक थ्योरेटिशियन हैं, वो बार बार दोहराते हैं कि रस्किन की विचारों का गांधी पर बहुत ही डीप इम्पैक्ट है। अभी हाल फिलहाल में पॉल स्वेर ने एक लेक्चर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि रस्किन की पुस्तक का उन्होंने पूरा अनुवाद नहीं किया है, बल्कि रस्किन की पुस्तकों के कुछ भाग का अनुवाद किया और कुछ को पैराफ्रेज्ड वर्जन में गांधी ने प्रस्तुत किया, टुकड़ों टुकड़ों में, और उसके थीम को में अपने विचारों को भी गांधी ने मिला दिया। तो उनके अनुवाद और जो रस्किन की जो अनटू दिस लास्ट है, दोनों को बहुत ही क्रिटिकली पढ़ने की जरूरत है। और जॉन रस्किन के 3 विचारों को गांधी जी अपने आप में अडॉप्ट कर लेते हैं। पहला तो यह है, द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इज कंटेन्ड इन द गुड ऑफ होल। किसी व्यक्ति की भलाई में ही पूरे समाज की भलाई निहित होती है। दूसरा है कि ए लॉयर्स वर्क हैज द सेम वैल्यू एज द बार्बर्स। एक वकील का जो काम है वह उतना ही महत्व रखता है जितना कि एक नाई का। और तीसरा जो कहते हैं गांधी कि ए लाइफ ऑफ लेबर इज द वर्थ लिविंग। एक श्रमिक का जीवन जो मैनुअल लेबर है, जो शारीरिक श्रम करता है, वह जीवन जो है सो एक जीने योग्य है, गांधी को प्रेरित करता है। पॉल स्वेर कहते हैं पहली बात गांधी पहले से ही जानते थे, और दूसरी बात जो है कि ए लॉयर्स वर्क है द सेम वैल्यू एज द बार्बर्स, यह रस्किन की पुस्तक के फुटनोट में है। और तीसरी बात जिसमें कि गांधी जी शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा की बात को रस्किन से जोड़ते हैं, वह पॉल स्वेर कहते हैं कि रस्किन ने ऐसी कोई भी बातें नहीं लिखी अपनी पुस्तक। अब बात है कि रस्किन ने ऐसी पुस्तक में कोई बात नहीं लिखी, तो गांधी ने कैसे रस्किन के नाम से उन विचारों को अद्भुत माना? तो इसको पॉल स्वेर कहते हैं कि गांधी के मस्तिष्क में जो बातें उद्भूत हो रही थी और रस्किन के जो विचार थे, उन दोनों को गांधी ने पाट करके एक सिंथेसाइज रूप में दे दिया। बिना कोई अपना श्रेय लिए हुए उन्होंने इसको रस्किन से उद्भूत मान लिया। दिस वाज एन ऑनेस्ट कॉन्फेशन। कहते हैं कि गांधी को जो आइडिया क्लिक किया रस्किन का, वह आइडिया जो था वो सेंट्रल फॉर्म में उनके हृदय और मस्तिष्क में पहले से विराजमान था। यही दूसरी संगति वो टॉल्स्टॉय के साथ भी करते हैं, और टॉल्स्टॉय की जो पुस्तक है द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उससे वह अत्यंत प्रभावित होते हैं। और साथ ही साथ उनकी एक 2 और पुस्तक है, गॉस्पेल्स इन ब्रीफ, और तीसरी पुस्तक जो है जो टॉल्स्टॉय की व्हाट टू डू। टॉल्स्टॉय के साथ गांधी का व्यक्तिगत पत्राचार भी होता है, और उस व्यक्तिगत पत्राचारों में वे लियो टॉल्स्टॉय से कहीं कहीं भी डिफर भी करते हैं। और साथ ही साथ लियो टॉल्स्टॉय का जो एक परसेप्शन ऑफ जो हिंदुइज्म है वह ज्यादा क्लियर रूप में इमर्ज कर करके हमारे सम्मुख उपस्थित आता है। और लियो टॉल्स्टॉय का भारत, इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चरल और हिंदुइज्म के बारे में जो परसेप्शन है वह एक इंटर सिविलाइजेशनल डायलॉग, अंतर साभ्यतिक संवाद के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होता है। और साथ ही साथ गांधी टॉल्स्टॉय के उन विचारों को ज्यादा एम्फसाइज करते हैं जो कि उनके व्यक्तिगत भारतीय अनुभवों से मेल खाता है। और उसके बाद जब हम पाते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस की बात जब आती है तो कहते हैं कि वे थोरों से विभूत थे, थोरों ने
ऑन द ड्यूटी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट दिया था, और गांधी का जो असहयोग या फिर सविनय की जो धारणा थी वो कहीं न कहीं थोरो से प्रभावित थी। और साथ ही साथ इमर्सन की बात आती है, लॉयड गिब्सन की बात आती है। तो ये जो पाश्चात्य जो प्रभाव है, इवन की गांधी बाइबल से लेकर के जरथुस्त्र, जो उसको पर्सी रिलीजन्स करते हैं, उसके साथ भी एक संवाद करते हैं। ध्यान देने की जरूरत रही कि गांधी अपने आप को धार्मिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से भी किसी वैचारिक पृष्ठभूमि से बांधते नहीं है। वो अनुयायी नहीं बनते हैं, बल्कि वह उन विचारों को आत्मसात करते हैं जो उनके व्यक्तिगत अनुभवों और भारत की जमीनी सच्चाई से जुड़ा होता है, क्योंकि वह खुद ही जीवन में सत्य के साथ निरंतर प्रयोग कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है ईश्वर और सत्य के बारे में, तो कहते हैं कि इफ ट्रूथ इज गॉड एंड इफ ट्रूथ एग्जिस्ट देन सर्टेनली गॉड एग्जिस्ट। यदि सत्य ही ईश्वर है और सत्य हमारे सम्मुख उपस्थित है, इसका अर्थ है कि ईश्वर भी हमारे सम्मुख उपस्थित है। गांधी का ये जो कोरिलेशन है, वह उसके अपने व्यक्तिगत जो डायग्नोस कर रहा है, और खुद ही सत्य के साथ जो एक संवाद स्थापित कर रहा है, उसकी यह गहरी अनुभूति के रूप में प्रकट आती है। अब बात रही कि महात्मा के जो विचार हैं उसमें मौलिकता और संश्लेषण, इसको हम कह सकते हैं कि ओरिजिनलिटी एंड सिंक्रेटिज्म, इस दोनों कसौटियों पर हम तौलें कि आखिर जो महात्मा का जो उपनाम है उसमें किस हद तक ये दोनों मापदंड पर कौन सी कसौटी है जो कि ज्यादा ओवरवे करती है। तो अब बात रही कि मैं एक जो थोड़ी सी नई बात शायद आप लोगों से मैं शेयर करना मुनासिब समझूंगा, वह यह है कि अभी तक जो हमारी चर्चा हुई उसमें गांधी के ऊपर वैष्णव धर्म के प्रभाव की बात हुई, जैन धर्म के प्रभाव की बात हुई, टॉल्स्टॉय, रस्किन, थोरो, इमर्सन, गैरी लॉयड के बारे में हुई। यानी इन सभी विचारों के जो टुकड़े टुकड़े में जो अंश थे जिसको कि गांधी ने अपने में आत्मसात किया या गांधी ने उससे अपना एग्रीमेंट शुरू किया, इसके अतिरिक्त क्या भारतीय परंपरा में, भारत की विशाल जो गहन जो परंपरा है, उस परंपरा का भी कोई गांधी पर कोई विजिबल इम्पैक्ट है या नहीं? तो मैं बताऊंगा इस बात को कि एक हिंदी के एक महान साहित्यकार है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोग जरूर सुने होंगे, उनका नाम है पीताम्बर दत्त बरछवाल। पीताम्बर दत्त बरछवाल हिंदी के प्रथम पीएचडी हैं और हिंदी के प्रथम डिलिट हैं। और दुर्भाग्य की बात है या कहे कि भारतीय औपनिवेशिक जो हमारी ज्ञान मीमांसा है कि उनकी हिंदी की पीएचडी है और वह अंग्रेजी में लिखी गई थी और उसका परीक्षण लंदन में हुआ था। उसका शीर्षक है द निर्गुण स्कूल ऑफ पोएट्री। भारत के इतिहास में कबीर साहित्य की जब भी चर्चा होगी, कबीर दर्शन की जब भी चर्चा होगी, तो प्रस्थान बिंदु पीताम्बर दत्त बरछवाल की रचना ही मानी गई। और पीताम्बर दत्त बरछवाल से ही कबीर के अध्ययन और अनुशीलन का दौर शुरू हुआ, जिसको कि बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुखदेव सिंह से लेकर पुरुषोत्तम अग्रवाल तक लोगों ने फॉलो किया। उनका एक निबंध है कबीर और गांधी। पीताम्बर दत्त बरछवाल जो हिंदी के प्रथम डिलिट हैं, प्रथम पीएचडी हैं, और उनका एक लेख है कबीर और गांधी। उसमें वो बिल्कुल एक नई बात कर रहे हैं जिसके बारे में शायद इतिहासकारों का या सोशल थ्योरेटिशियंस का ध्यान नहीं गया है। वो कहते हैं कि 1935 ईस्वी में गांधी जी बनारस में आते हैं और कबीर मठ में जाकर के वह एक अपना प्रवचन या व्याख्यान या लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं, अपना व्याख्यान देते हैं, लोग संवाद स्थापित करते हैं। उसमें कहते हैं कि मेरी माँ कबीर पंथी है। यह बात सुनकर के उन लोगों को जरूर आश्चर्य हुआ कि कबीर के, हम तो जान रहे थे कि वैष्णव परंपरा में है, तो वैष्णव परंपरा वाला व्यक्ति यह कबीरवादी अपने आप को कैसे मानता है। यह गांधी की स्वीकारोक्ति है, जिसे कि पीताम्बर बरछवाल ने अपने 8 पृष्ठों के निबंध में लिखा है। एक कालदेयी निबंध है कबीर और गांधी। उसमें लिखा है उन्होंने कि यह अन्य लोगों को आश्चर्य में जरूर डाला होगा कि गांधी ने अपने आप को कबीर से कैसे जोड़ा,
किंतु जो कबीर दर्शन और कबीर की चिंतन की गहन अनुभूतियों से परिचित हैं, संपृक्त हैं, उनके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं था। वो कहते हैं कि गांधी कबीर के वाक्यों और शब्दों को दोहराते ही नहीं हैं, बल्कि उसकी वह संगति बैठाते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि गांधी ने पहले ही कहा था कि कथनी और करनी में संगति होनी चाहिए। तो और उनका सीधा अटैक होता है, पीताम्बर बरसवाल का, कि गांधी के विचार, गांधी के दर्शन और गांधी की ज्ञान मीमांसा, जो बुद्धि मीमांसा है, जो उनका विवेक है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, उसका स्रोत ढूंढने के लिए हम इंग्लैंड, रूस और अमेरिका चले जाते हैं। इंग्लैंड से उनका मतलब है रस्किन से है, अमेरिका से मतलब उनका थोरो से है, और रूस से उनका मतलब लियो टॉल्स्टॉय से है। लेकिन भारत की जो गहरी चिंतन धारा थी, जो सांस्कृतिक धारा है, उसमें गांधी के वैचारिक निर्मिति की ओर हमने स्रोतगत ढंग से ध्यान नहीं दिया है। और वह 8 पृष्ठों के निबंध में कहते हैं कि जिस श्रम की महत्ता, जिस गांधी के द्वारा चरखे की बात हो रही है, वह कबीर का रिफ्लेक्शन है। कबीर करघे पर जो अपने कपड़े को बुन रहा है, गांधी का जो रिफ्लेक्शन है चरखे पर, मानव श्रम की प्रतिष्ठा, इसको कहते हैं कि ऑनर ऑफ द मैनुअल लेबर, इसके सीखने के लिए उनको रस्किन, टॉल्स्टॉय और थोरो के पास जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए उनके पास कबीर का स्पष्ट रूप से एक सामने में बिंब था। और साथ ही साथ यह भी कहते हैं कि जिस राम नाम की सत्ता को गांधी बार बार दोहराते हैं, वह राम नाम दाशरथी राम नहीं है। जो कबीर का राम है, जो निर्गुण राम है, वही राम गांधी का भी राम है। दशरथ नंदलाले राम, अवतारवाद की बात को गांधी स्वीकार करते हैं, मानते हैं, लेकिन उनका जो मूल जो प्रश्न है वह निर्गुण नाम की बात है। मानवीय श्रम की प्रतिष्ठा की बात वह कबीर से गौरव करते हैं। प्यूरिटी ऑफ कंसाइंस की बात गांधी कबीर से गौरव करते हैं। कबीर जिसे कहता है, ज्यों की त्यों विनी चदरिया, जिस रूप में यह शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, उसी रूप में जो मैं तुमको वापस कर रहा हूं, ये प्यूरिटी ऑफ जो कंसाइंस की बात है, चेतना की, अंतरतम की पवित्रता की बात है, यह गांधी कबीर से उद्भूत करता है। ये 6-7 पेज का हिंदी का निबंध है, जो कि 1940-50 के दशक में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने बड़े ही विस्तार से कबीर के वैचारिक आयामों को, कबीर के द्वारा जो जिए गए जो सूक्त हैं, उस पर गांधी के द्वारा जो अनुसरण किए गए मार्ग हैं, उसमें उन्होंने तारतम्यता दिखाई। दूसरी बात है कि साहित्यकारों ने भी इस गांधी के, इस महात्मा के बिंब को अलग रूपों में देखा है। अज्ञे एक जगह लिखते हैं कि हम उस गांधी को भूल गए हैं जिस गांधी ने एक लाठी लेकर के घुटने तक की धोती और एक सफेद कपड़े लपेट करके और कमर में एक घड़ी लेकर के पूरे भारतीय जनमानस, पूरे भारतीय जनगण की जो चेतना थी उसको उद्वेलित किया। उस गांधी को हम भूल गए हैं। आज की तिथि में हम उस गांधी को स्मरण करते हैं जो कि रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। यानी अज्ञे कहीं न कहीं गांधी को जो हमारा देखने का जो एक पाश्चात्य दृष्टिकोण, पाश्चात्य नजरिया रहा है, वह इतिहास लेखन से समाज शास्त्रियों के बीच में काफी ही लोकप्रिय रहा है। उस ओर अज्ञे इशारा करते हैं और कहते हैं कि गांधी की जो निर्मिति है महात्मा के रूप में, उसके यदि हम सारे अवदानों को, सारे आयामों का यदि हम संश्लेषण करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तो पाएंगे कि वह गांधी भारत की आत्मा, गांव का प्रतिनिधि है। वह अब उसके जो प्रार्थना के स्वर हैं, उसके जो मूल मंत्र वाक्य हैं, वह सतही तौर पर हमें पाश्चात्य दिखते हैं, किंतु वह संपूर्ण रूप से देशज उपज है, वो संपूर्ण रूप से इंडिजिनस प्रोडक्शन, इंडिजिनस कंस्ट्रक्शन है। तो एक बात जिसको कि मैं दोहराना चाहूंगा कि आखिर गांधी की छवि, चूंकि मेरे विषय का जो वस्तु है वह है गांधी की छवि,
इमेज ऑफ गांधी, कि आखिर गांधी का कौन सा इमेज है, गांधी की कौन सी छवि है जिसको कि हम भारतीय जीते हैं या वह हमारे परसेप्शन में कायम है। तो मैं यहाँ पर एक बहुत ही प्रोवोकेटिव एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, वो 70s के दशक में, और वह शायद अभी इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है, उसकी कुछ प्रतियां जहां तहां उपलब्ध है। वह लेख था अमीर अली नाम के कोई एक लेखक है जिनका लेख है। वह लेख है अमीर चाचा और गरीब बाप। बड़ा ही प्रोवोकेटिंग, बहुत ही जिसको कहते हैं कि बहुत ही उत्तेजक प्रकार का एक टॉपिक इसका है, अमीर चाचा गरीब बाप। मैं इसमें कोई भी राजनीतिक बातें नहीं करना चाहूंगा, मैं केवल उस लेख के आशय को आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा। अमीर चाचा गरीब बापू में गांधी और नेहरू की आजादी के बाद के हिंदुस्तान में जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, जो इमेज कंस्ट्रक्शन हुआ, उसके बारे में अमीर अली का एक बहुत ही सटीक, बहुत ही एनालिटिकल और बहुत ही क्रिटिकल एप्रिसिएशन है। अमीर अली कहते हैं कि आजादी के बाद नेहरू और गांधी दो हमारे एक आइकॉनिक फिगर के रूप में, किंतु नेहरू की छवि एज एन आइकॉन ऑफ मॉडर्निटी, आधुनिकता के संवाहक के रूप में प्रस्तुत की गई, और नेहरू को आधुनिकता का प्रतीक पुरुष, एम्ब्लेम फिगर के रूप में प्रदर्शित किया गया, और जिसका नतीजा हुआ कि नेहरू के नाम से बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े साइंस सेंटर, बड़े बड़े बिग डैम्स, बड़े बड़े साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का निर्माण हुआ। यह एक प्रकार का इमेज फॉर्मेशन था जिसमें कि नेहरू एक आजाद भारत के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक मॉडर्निटी के वाहक के रूप में, आधुनिकता के संवाहक के रूप में इमर्ज, और गांधी की छवि एक ग्रामीण भारत, एक अर्ध शिक्षित भारत, एक भूखा गणतंत्र की छवि के रूप में गांधी को प्रस्तुत किया गया। गांधी को एक मार्जिनलाइज्ड, एक बैकवर्डनेस का प्रतीक माना गया, इसको एक एंटी प्रोग्रेसिव माना गया, जो कि विज्ञान और तकनीक का विरोध करता है, जो आधुनिकता का विरोध करता है, जो सभ्यता की उच्चतम उपलब्धियों को नकारता है, और जो ग्रामीण स्वराज की बात करता है, रामराज के यूटोपिया की बात करता है। गांधी की छवि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश की गई जो कि विकास विरोधी हो, या जो एक ग्राम्य भारत को प्रेजेंट करता हो, जो कि लगता है कि एक बहुत बड़ा गैप हो गया है 20वीं सदी के भारत और गांधी के विचारों। और गांधी के नाम पर जो संस्थाएं बन रही है, वह खादी ग्राम उद्योग, गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी कुष्ठ आश्रम, गांधी विधवा आश्रम, यानी गांधी का जो इमेज फॉर्मेशन हुआ आजादी के बाद, रीजन्स जो भी रहा हो, जो भी पॉलिटिकल रीजन्स या जो भी प्रायोरिटी रहा होगा, उस ओर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं कहूंगा गांधी जिसके बारे में कि रुडोल्फ कहता है कि गांधी की जो मॉडर्निटी है वह डीप रूटेड मॉडर्निटी है। उसकी जो मॉडर्निटी है वो बहुत ही डीप रूटेड है, वह सतही तौर पर, छिछले तौर पर आधुनिक नहीं है। गांधी की जो मॉडर्निटी है वह ऐसी मॉडर्निटी है जिसकी जड़ें तो इंडिजिनस है, किंतु उसकी जो धारा है वह मॉडर्न नहीं बल्कि पोस्ट मॉडर्न से भी अपने आप को आगे जाती है। तो गांधी के बारे में जो एक इमेज फॉर्मेशन हुआ, वह भी गांधी के बारे में हमारे परसेप्शन को बहुत हद तक पोल्यूट किया, और गांधी की छवि को हमने मान लिया कि बोलचाल की भाषा में मान लिया कि लाचारी का नाम है गांधी। जिस गांधी के द्वारा धारण किए गए महात्मा उपनाम से ब्रिटिश सत्ता चकराती थी, जो गांधी ब्रिटिश सत्ता के लिए सिरदर्द बना हुआ था, उस गांधी की छवि हम एक बहुत ही एक निर्बल छवि प्रस्तुत करते हैं। लाचारी का नाम है गांधी। He was uncompromising figure, जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कुछ अपने वैल्यूज के साथ। उस गांधी की जो छवि हम पेश करते हैं, वह लगता है कि इमेज शायद गांधी का एक ड्यू, प्रॉपर और एडिक्वेट, एक उचित, सार्थक और एक वस्तुनिष्ठ गांधी का मूल्यांकन नहीं था। और मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करके डायलॉग और थोड़ा सा आप लोगों से परिचर्चा समाप्त करूंगा। अंतिम जो मेरा है कि गांधी के साथ एक के बाद में फिर आप लोगों से कि
एक सुधीर चंद्र की पुस्तक है गांधी एक असंभव संभावना और गांधी के देश में। तो सुधीर चंद्र इस ओर इशारा करते हैं कि जिस अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी को अपना दुश्मन माना, उसके बावजूद भी 1915 से 47 यानी 32 वर्ष तक गांधी जीवित रहे। लेकिन आजाद भारत ने गांधी को केवल 169 डेज तक ही जीवित रखा। शायद अंग्रेजों को जरूरत थी गांधी को रखने की, जिंदा रखने की, तो गांधी जीवित रहे। और आजाद भारत में शायद उस महात्मा की जरूरत मुझे हम लोगों को नहीं रह गई थी, इसलिए गांधी हत्या के शिकार हुए। और यह हत्या एक इंडिविजुअल हत्या के रूप में नहीं, एक वैचारिक आक्रमण के रूप में हम इसको देखते हैं। मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ और साथ ही साथ अब आप लोगों की जो क्वेरीज होगी, जो कुछ क्वेश्चंस होंगे, जो कुछ क्लैरिफिकेशन होंगे, उसको हम सुनेंगे या फिर मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत विस्तृत व्याख्यान दिया और मुझे लगता है कि आज हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उन्हें गांधी से संबंधित, गांधी के बारे में लिखे गए अलग अलग लोगों के द्वारा भारत में और भारत के बाहर भी मुझे लगता है 100 से अधिक किताबों के बारे में आपने बताया और उनके गांधी को अलग तरीके से बताया। गांधी के मोहन से महात्मा बनने का सफर और गांधी को अलग अलग परिप्रेक्ष्यों में कैसे देखा गया, इस पर बात की। बड़ा ही अद्भुत आपने बताया। साथियों, आप में से जो लोग जिनका प्रश्न है एक एक करके सामने आए, अपना कैमरा और माइक ऑन कर लें और प्रोफेसर संजय कुमार सर आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। तो जो साथियों एक बार पहले अपना नाम बता दीजिए कि आप नाम और अपना कॉलेज का नाम कहाँ से बोल रहे हैं और अपना प्रश्न करिए। प्रश्न करने के बाद अपना माइक म्यूट कर लें। मैं बोल रहा हूँ। हाँ प्रोफेसर, मैं डॉक्टर कुमार विमल लखटकिया, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाजपुर, उत्तराखंड। सर ने बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया और आई एम मैन ऑफ कॉमर्स, आई एम मैन ऑफ क्या कहते हैं फाइनेंस, और फिर भी मैं गांधी प्रश्न विचारायचा संदर्भ कसं ते आपने। सर से मेरा प्रश्न ये था कि सर ने जो अपनी बात खत्म की, तो बात सर ने ये खत्म करी कि गांधी को अंग्रेज जिंदा रखना चाहते थे और भारत नहीं। मैंने नाथुराम गॉडसे को भी पढ़ा है, तो इस पे थोड़ा मेरा जो है बड़ा अच्छा लेक्चर था और ये मुझे थोड़ा इसको सर क्लियर करें कि सर किस सेंस में करें कि भारत क्या कहते हैं उनको जिंदा रखना नहीं चाहता। ये मेरा कंफ्यूजन थोड़ा क्लियर करें सर। रेस्पेक्टेड सर। इसमें मैंने अंतिम में आपको 2 पुस्तक की जब बताया था, रेफरेंस दिया था। जी जी। सुधीर चंद्र की पुस्तक हिंदी में है। एक है गांधी एक असंभव संभावना, जी। गांधी इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी, और दूसरा गांधी के देश, सुधीर चंद्र जी। हाँ बिल्कुल जानते होंगे आप। उसमें स्पष्ट रूप से सुधीर चंद्र कहते हैं कि 1945 के बाद लोग गांधी से उकताने लगे थे जी। और आजाद भारत में गांधी को 2 अक्टूबर 1947 को जब अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, तो बर्थडे सेलिब्रेशन में केवल कुछ लोग थे, जिसमें गांधी ने कहा कि मेरी इच्छा थी कि मैं 125 वर्षों तक जीऊं, लेकिन अब 78 वर्ष आयु प्राप्त करने होने के बाद अब मेरी जीने की कोई इच्छा नहीं रह गई है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर मुझे इस धरा से विदा करें। एक बात। और यह गांधी की राजनीतिक हाशिएपन, लाचारी, बेबसी कहें या राजनीतिक नेतृत्व के द्वारा गांधी हाशिए पर जो ढकेल दिए गए थे, इसकी पीड़ा को गांधी ही नहीं। सर प्लीज सर 1 मिनट में रोकूंगा सर। संजय सर मैं ये नहीं मानता कि गांधी जी कभी भी हाशिए पर है। वो ठीक, आप ठीक कर रहे हैं, मैं वो कोडिंग को मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं आज भी नहीं मानता कि गांधी जैसा जो स्वतंत्रता संग्राम का सर्वमान नायक और वो कभी हाशिए पर रहा। आगे अपनी कंटिन्यू करिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये गांधी के बारे में हमारा भावुक मूल्यांकन है कि गांधी हाशिए पर नहीं थे। गांधी हाशिए पर अगर नहीं होते तो मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूँ, सिंपल आप समझ जाएंगे। 15 अगस्त 1947 का दिन, जो कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण लैंडमार्क है, ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था और भारत में आजादी की एक
एक नया परिवेश में भारत प्रवेश करने जा रहा था जी। और नेहरू का ऐतिहासिक भाषण टिस्ट विद हिस्ट्री हो रहा था। जी जी। उस कंग्लोमरेशन में, उस सभा में देश के लगभग अधिकांश अग्रणी नेता उपस्थित थे। चुपचाप देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दे देने वाला गांधी उस दिन उपवास में था, उस दिन मौन व्रत धारण किए हुए था और पटौआ खाली और कलकत्ता में चुपचाप रहा। और जब बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट लियो मर्लिन से पूछा कि इंडिया हैज गॉट फ्रीडम, व्हाट इज योर कमेंट, गांधी वेंट इन डीप साइलेंस। गांधी बहुत ही लंबे साइलेंस में रहे। गांधी का ये साइलेंस कहीं न कहीं इस बात को बता रहा था कि जो पॉलिटिकल जो चेंजिंग सिचुएशंस हैं उसमें गांधी जी हाशिए पर आ गए हैं, एक बात। और दूसरी बात है, अर्नोल्ड टॉयनबी ने बड़ा क्रिटिकल कहा है, बहुत क्रिटिकल कहा है, अंग्रेजों को जरूरत थी गांधी को जिंदा रखने की, क्योंकि गांधी के न रहने पर देश के आंदोलन की क्या दशा होती। देयर वाज नॉट ए सिंगल इंडिविजुअल इन दिस कंट्री who had the capacity to handle such a massive mass struggle। भारत नहीं बल्कि एशिया या दुनिया के इतिहास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि इतने विशाल, इतने मैसिव, इतने डाइवर्स पॉपुलेशन को एक पॉपुलर मूवमेंट के रूप में कर सकता था। अंग्रेज गांधी की इस क्षमता से परिचित थे। ये बात गांधी के बारे में, ये जो मैंने कहा कि गांधी जी हाशिए पर आ गए थे 1945 के बाद। आप जो कुछ भी, आप इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ने मौलाना आजाद की 45 के बाद की जो भी रचना आप पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि गांधी का जो स्टेटमेंट है, गांधी का जो वचन है, जो गांधी के जो वाक्य है, कितने अनसुने किए जा रहे हैं। जी, मेरा मानना सर ये है ना कि गांधी ने, मुझे तो फक्र है कि गांधी जैसे महापुरुष ने इस धरती पर जन्म लिया भारत के, और पूरे विश्व को लोहा अपने दर्शन से मनवाया। आज पूरा विश्व उनके दर्शन को मानता है और गांधीयन फिलॉसफी पढ़ाई जा रही है। और आपकी मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी कि अगर आप जल्दी विलुप्त होना नहीं चाहते हैं तो कुछ ऐसा लिख जाइए कि उसको पढ़ा जाए, या कुछ ऐसा कर जाइए आप पे लिखा जाए। सर थैंक यू सो मच, आपने मेरा कंफ्यूजन क्लियर करा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप में से किसी और का प्रश्न हो तो कृपया पूछें। आप में से कोई और साथी कोई प्रश्न करना चाहते हो? प्रश्न ही नहीं बल्कि कुछ कॉम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जी 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 सर। कोई किसी साथी को हमारा प्रश्न ही नहीं? जी बिल्कुल। हेलो हेलो जी। हाँ नमस्ते सर। हाँ हेलो हेलो। हाँ मैं सुनाई पड़ रहा है, आप बताएं। हाँ सर नमस्ते। मैं गांधी के साथ जो कवि की बात आपने की सर, बहुत अच्छा लगा। इस बारे में इतना कुछ पता नहीं था, वही बोल रहे थे। अच्छा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो सर। हेलो डॉक्टर मंजूरकर बोल रहा हूँ सर। हाँ नमस्कार। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जो टॉल्स्टाइन ने जो धर्म विषयक लेखन किया था, उस लेखन का गांधी जी के धर्म संकल्पना जो उसके कुछ इफेक्ट हुआ था सर? हाँ हमें बता दो, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। गांधी का टॉल्स्टाय के साथ कंटिन्यूअस कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप था। गांधी के साथ टॉल्स्टाय का पत्र व्यवहार लगातार, ठीक है। तो उसमें फ्रॉम हिंदू का एक पत्र के नाम से एक चर्चा आती है टॉल्स्टाय गांधी के बीच में। गांधी और टॉल्स्टाय दोनों इस बात पर एक मत हैं कि हिंदू एक धर्म न होकर के एक दर्शन के रूप में, हिंदुइज्म इज नॉट ए, रादर इट इज ए फिलॉसफी। और बाद में भी चल के आप देखेंगे कि अभी 10 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, उस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही, मैं कह सकता हूँ, प्रोफेटिक जजमेंट पास हुआ कि हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, रादर इट इज ए वे ऑफ लाइफ। इस बात को टॉल्स्टाय और गांधी बहुत पहले से ही कह रहे थे। ये जीवन पद्धति है। जब हम धर्म की बात करते हैं, कर्मकांड आ जाता है, उसका रिचुअल्स आ जाता है, उसका जो रिचुअल्स का जो एस्पेक्ट है, वो डॉगमेटिक जो एस्पेक्ट है, वो हॉबी हो जाता है, और जो उसकी मूल भावना है, जो मूल चेतना है, वो
खो जाती है। और यस सर। गांधी और टॉल्स्टॉय के बीच में जो एक डायलॉग हो रहा है, ये बहुत ही एक ओपन डायलॉग हो रहा है। यह डायलॉग यस सर। कहते हैं इंटरजेशनल डायलॉग। ध्यान देने की जरूरत है कि वो एक रूस, वो उसकी पृष्ठभूमि रूस की है, और उस समय गांधी कहाँ है? अफ्रीका में और एशिया में। यस सर। अफ्रीका और एशिया में के जनगण में है, और वो रूस में है। अलग अलग पृष्ठभूमि है, वो क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, गांधीज्म से है, लेकिन दोनों में जो डायलॉग है, डायलॉग जो है वह ह्यूमैनिटेरियन शेप ले रहे हैं। उसका कोई स्पेशल, कोई सेक्ट नहीं है, कोई फेथ बेस्ड नहीं है, बल्कि उसका एक ग्लोबल, एक ह्यूमैनिटेरियन स्वरूप है। चलते कि टॉल्स्टॉय के साथ गांधी बहुत कंफर्टेबल है। हाउ टू डू 3 क्वेश्चंस जो भी उनकी है, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, ये सारी बातें जो है टॉल्स्टॉय और गांधी को बहुत करीब लाती है, डिस्पाइट द डिफरेंस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर परसेप्शन। यस सर, थैंक यू सर। हेलो सर। थैंक यू वेरी मच। हेलो सर। हेलो सर। जी हाँ, मैं सुन रहा हूँ, बताएं आप। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, संतोष जेटेतोर। अरे वेलकम वेलकम। हाँ सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह से गांधी की हिस्टोग्राफी के बारे में बता दिया। मुझे एक बात कहनी थी कि गांधीवाद के बारे में आपका क्या विचार है? सच में गांधीवाद एक गांधीवाद था या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि हमें गांधीवाद से कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत ये थी कि जैसे ही हम वाद का प्रयोग करते हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद, तो वाद जो है वह एक थियोरेटिकल एक जैकेट है, जिस जैकेट से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। जबकि गांधी जो है, या गांधी के विचार हैं, गांधी कहता है कि हम अपनी खिड़कियों को खुले रखें, लेट ऑल द नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल साइड, सारे अच्छे विचार का स्वागत है। लेकिन जब आप किसी विचारधारा की बात करते हैं, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, जिस विचारधारा की बात करते हैं, तो वाद क्या है? तो रिस्ट्रिक्ट करता है अदर आइडियाज को अपने में इमर्ज करने में, अदर आइडियाज को वेलकम करने में। तो मेरा कहने का ये टिप्पणी थी कि हमने जो गांधीवाद का प्रयोग कर दिया, बुद्ध को बुद्धिज्म कह दिया, बुद्ध को बुद्धा कह दिया, या कहीं न कहीं हमारी जो यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री राइटिंग थी उसकी हमने नकल कर दी। और EMS नंबूदरीपाद, जो कि बहुत इंडिया के बहुत बड़े पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, केरल के मुख्यमंत्री रहे, पॉलिटिकल आइडियोलॉग थे, उन्होंने किताब लिखी गांधी और उनका वाद। उनके दिमाग में वाद इसलिए था कि उनके दिमाग में मार्क्सवाद, लेनिनवाद की बात आ रही थी। मेरा कहने का विचार यह है कि गांधी को हम केवल एक वाद में नहीं रखते हैं, बल्कि गांधी को एक विचार पुण्य के रूप में रखते हैं। गांधी अपने अपोनेंट आइडियाज को भी एकोमोडेट करता है, गांधी कॉम्प्रोमाइज करता है, गांधी एकोमोडेट करता है, कहता है लव योर एनिमी, अपने मित्रों को प्यार करो। वो किसी इज्म में विश्वास नहीं करता है, वह सभी चीजों को पढ़ता है, बुद्धिज्म को पढ़ रहा है, जरथुस्ट्र को पढ़ रहा है, वो कुरान शरीफ को पढ़ रहा है, वह थियोसॉफिस्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो गांधी को मैंने कहा था, गांधीवाद या गांधीवाद को हमारे लूजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं कि जैसे ही हम इज्म लगा देते हैं तो कहीं न कहीं हम यूरोपीय इतिहास लेखन की प्रवृत्ति का पिछलगू बन जाते हैं। मेरा ये था, गांधी का जो व्यक्तित्व एक समानांतर व्यक्तित्व है, एक अलग व्यक्तित्व है, इसको हम केवल वाद की परिधि में न रखें। वो महात्मा है, वो वाद विवाद में विश्वास नहीं करता है, बल्कि संवाद में विश्वास करता है। और आयोजकों ने बहुत सोच करके डायलॉग विद गांधी, गांधी के साथ संवाद रखा है। वाद और विवाद, थीसिस और एंटीथीसिस और सिंथेसिस, ये यूरोपियन ज्ञान मीमांसा की उपज है। और गांधी का जो विचार है ये ओपन है, जिसमें कि संवाद की पूरी गुंजाइश है। संवाद की गुंजाइश कब होती है? जब आप किसी विचारधारा से बिल्कुल जड़वत नहीं होते हैं, उसके प्रति बिल्कुल आप नॉस्टैल्जिक नहीं होते हैं। मेरी धारणा यह है, मेरी बात जो कहने की थी वह इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों के बारे में था। गांधीवादी हम लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, उसकी स्वीकारोक्ति हो गई है, लेकिन कहीं न कहीं हम उस यूरोपीय इतिहास परंपरा के पिछलगू बन के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धिज्म, इज्म कहाँ से आ गया? भगवान बुद्ध के विचार थे, इज्म कहाँ से आ गया? वैसे ही मैंने गांधी के बारे में आपसे कहा। हेलो सर। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, थैंक यू। मैं भारत भूषण माही महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। जी 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 सर, गांधी के लिए आपने जो इमेजेस और ये सब कहा बहुत इम्पोर्टेंट था।
मेरा क्वेश्चन ये था कि कॉमरेड डांगे उन्होंने किताब लिखी थी गांधी वर्सेस लेनिन, तो 1930 के बाद एक मार्क्सिस्ट पार्टी और गांधी बापू जी के संबंध कैसे थे? हाँ, मैं बता देता हूँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। 1931 में गांधी यूरोप जाते हैं और यूरोप जाने के बाद एक पत्रकार है जिनका नाम मैं भूल गया हूं, मैं शायद बता सकता हूं, याद आ जाए, उससे उनसे पूछा गया कि हाउ डू यू एस्टिमेट योरसेल्फ, आप अपने आप का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो गांधी ने कहा कि मैं क्रांतिकारी हूं और उससे भी ज्यादा मैं अहिंसक क्रांतिकारी, आई एम ए रिवोल्यूशनरी एंड मोर देन दैट आई एम ए नॉन वायलेंट रिवोल्यूशनरी। गांधी के बारे में एक जो परसेप्शन आया है कि गांधी कहीं अहिंसक मार्क्सवादी तो नहीं है। गांधी का जो संपत्ति के विचार है, गांधी का जो किसानों के बारे में विचार है, लैंड ट्रिब्यूटरीजन को गांधी शिफ्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्क्सवाद के करीब तो गांधी नहीं जा रहा है। हाँ, गांधी मार्क्सवादी है इस हद तक कि वह वर्ग संघर्ष में विश्वास नहीं करता है, क्योंकि तो मार्क्सवाद की आत्मा है। वह किसी भी प्रकार के हिंसक प्रतिरोध के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक रूपांतरण की बात नहीं करता है। वह मार्क्सवाद से वही तक सहमत है जब तक वह हिंसा और समाज में क्लास एंटेगोनिज्म की बात न करता हो। इसलिए गांधी डंके की चोट पर कहता है अहिंसक मार्क्सवाद है, सॉरी अहिंसक क्रांतिकारी करता है, रिवोल्यूशनरी करता है। अब बात रही कि गांधी के बारे में मार्क्सवादियों का विचार सीधा जो है वह एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि गांधी के प्रति वे दयालु नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है, बल्कि रजनी पामदत्त से लेकर के जो भी ए आर देसाई तक जाएंगे तो गांधी को कहा जा रहा है कि ये बुर्जुआ हितों के पैरोकार हैं। गांधी जमींदारों के, उद्योगपतियों के एक सब कॉन्ट्रैक्टर के रूप में है, जिसको कि कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस भी कहते हैं। मार्क्सवादी गांधी को साथ अपनी संगति कभी नहीं बैठा पाते हैं। यद्यपि गांधी और तिलक दोनों का ही लेनिन के प्रति पर्सनल, व्यक्तिगत बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं। तिलक की जब गिरफ्तारी होती है 1908 में, तो लेनिन इस बात की खबर लेता है और कहता है कि तिलक की गिरफ्तारी जो है भारत में सर्वहारा की पहली विजय है, जब स्वतःस्फूर्त बम्बई में एक बहुत बड़ा हड़ताल होता है। और गांधी भी लेनिन के जो सांगठनिक कौशल है उसको एडमायर करते हैं। मैं 2 अक्टूबर के शायद व्याख्यान में आपको गांधी लेनिन और गांधी मुसोलिनी और गांधी हिटलर के संबंधों पर प्रकाश डाल पाऊंगा, उसको विस्तार से बताऊंगा कि गांधी का क्या रिलेशनशिप रहा है फासिज्म के साथ, कम्युनिज्म के साथ और साथ ही साथ नाजिज्म के साथ। उस डिस्कोर्स को हम 2 अक्टूबर को डील करेंगे। लेकिन मार्क्सवादी रचनाओं में गांधी की आलोचना की गई है, उन्हें जमींदारों का पैरोकार बताया गया है, उन्हें बुर्जुआ हितों का रिप्रेजेंटेटिव बताया गया है और कहा गया है कि गांधी ने कभी भी मजदूरों को, किसानों को, लेबरर्स को एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए प्रेरित नहीं किया, बल्कि उसको एक बुर्जुआ मूवमेंट के शैडो में रखा। हाँ सर जी, वही ना कि चेरा बंडा राजू था ना, एक नेशनल उसका नक्सलाइट पोएट, उन्होंने कहा था बिरला भवन में नमाज पढ़ने वाले नंगे फकीर को सलाम। मैंने एक मराठी में पढ़ा था उनका। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल आपके, मैं आपको बताया कि मार्क्सवादी जो लेखक भी हैं, मार्क्सवादी जो विचार से अभिभूत हैं, जो भी हैं, रेडिकल भी हैं, वह गांधी से अपनी संगति नहीं बैठाते हैं। गांधी के विचारों के प्रति उनका जो है प्रतिरोध है। गांधी के आलोचक है सर। हाँ, गांधी आलोचना के लिए स्वतंत्र हैं। गांधी तो ही एडमायर्स क्रिटिसिज्म, वो तो कहते हैं लव योर एनिमी, अपने दुश्मनों को प्यार करने की वकालत करने वाला व्यक्ति अपनी आलोचना को तो गले लगाता है। जी हेलो जी हाँ बताएं। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते सर, मैं महाराष्ट्र नांदेड़ से बात कर रहा हूँ, डॉक्टर शिवाजी भदरगे। हाँ बताएं सर। सर, आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। आपने गांधी को नए सिरे से हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए आपका अभिनंदन और आपका धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि सर, आपके व्याख्यान में जो पहलू छूट गया है कि डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी दोनों के बीच में बहुत अनबन था सर, विचारों में
वैषम्य था। तो बाबा साहब कहते थे कि बापूजी मैं आपको महात्मा नहीं कहता हूं क्योंकि आप में आत्मा नहीं है, तुम हमारे साथ भेदभाव कर रहे हो। तो मतलब कि बाबा साहब और महात्मा गांधी दोनों के विचारों में जो अनबन था उस पर आप 2 मिनट बात कीजिए सर, आपके विचार स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, मैं शुरू में प्रारंभ में कह दिया था कि गांधी का जो विमर्श है इतना व्यापक, इतना घन है कि हमने अपने आप को केवल महात्मा तक रखा था। पहली बात मैं बता दूं कि गांधी से वैचारिक असहमति रखने वाले देश में हजारों लोग थे, लाखों लोग भी रहे होंगे, किंतु गांधी से वैचारिक मुठभेड़ करने वाले मेरी दृष्टि में केवल 2 व्यक्ति थे। एक का नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, का नाम था सुभाष चंद्र बोस। इस व्यक्ति ने गांधी से सांगठनिक मुठभेड़ की, वैचारिक प्रतिरोध जाहिर किया और साथ ही साथ गांधी के महात्मा की छवि को खुली चुनौती दी। भारतीय धर्म, भारतीय वर्णाश्रम और अस्पृश्यता, हरिजन को भी के लिए प्रयोग किया था। अम्बेडकर ने बहुत ही कड़ा प्रतिरोध किया और गांधी और अम्बेडकर का जो प्रतिरोध है भारत के सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अध्याय है। और अम्बेडकर से ज्यादा सोशल क्रिटिक गांधी के पॉलिसीज का मुझे कोई कंटेम्पोररी इंडिया में नहीं दिखता है और उससे गांधी सहमत भी दिखते हैं। एक बात में नहीं भूलना चाहिए कि जब फर्स्ट कैबिनेट हुआ तो अंबेडकर कांग्रेस के नहीं थे व्यक्ति, फिर भी इनको कैबिनेट में लिया गया क्योंकि गांधी ने कहा था नेहरू को, इंडिया हैज गॉट फ्रीडम नॉट ओनली कांग्रेस, भारत को आजादी मिली है, कांग्रेस को केवल आजादी नहीं मिली है। इसलिए गवर्नमेंट बनेगी भारत की, अंबेडकर जैसे काबिल लोग भी रहेंगे। गांधी और अंबेडकर के वैचारिक विरोधाभासों के बावजूद भी दोनों में संगति के, दोनों में कॉरेस्पॉन्डेंस के कहीं न कहीं अवसर अभी भी प्राप्त। बिल्कुल सही है सर। गांधी की जो धारणा है वर्ण व्यवस्था की और स्पृश्यता की या गांधी के हरिजनोद्धार की जो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम है उससे अंबेडकर डिफर करते हैं और अंबेडकर एक रेडिकल, एक सामाजिक क्रांति, सोशल रिवोल्यूशनरी के रूप में गांधी के सामाजिक सरोकार अपना प्रतिरोध जाहिर करते हैं। और गांधी और अम्बेडकर का जो संवाद है यह एक डिस्कोर्स है, अलग से चर्चा होगी तो हम और विस्तार से कहते। आज जो मेरा केवल था इमेज फॉर्मेशन ऑफ सर आइए जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सर, हेलो हेलो सर। हाँ जी जी, हाँ बताएं सर। मेरा सर आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी था सर। मेरा नाम कल्पना तिवारी है और मैं डॉक्टर सर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी के BA की स्टूडेंट हूँ। तो सर मेरे पास सर कोई शब्द भी नहीं है कि सर आपके व्याख्यान के लिए सर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे प्रोफेसर पंकज सर के माध्यम से हम आप लोगों जैसे पूरे देश से जुड़े विद्वानों को मैं सुन पाई। सर मेरे पास कोई शब्द नहीं है सर कि मैं इसको कह सकूं। सर मैंने आज पहली बार सुना अज्ञे जी, उन्होंने भी मतलब सर हम, ये आपकी बात सही थी कि हम टॉल्स्टॉय, रस्किन को तो सर हमने भी पढ़ा था गांधी के थॉट के लिए, लेकिन आज हमारे देश में भी ये सब है। ये सर गांधी जी, कबीर दास के साथ सर जो आपने बताया कि हाँ, मेरी माँ कबीर, मतलब ये वाला बताया था सर आपने, और सर ये हमें बहुत अच्छा लगा सर। बस मैं आपसे, आपने अपना वक्तव्य समाप्त करते समय जो कहा था कि गांधी जी की हत्या एक विचारधारा का आक्रमण था, तो सर मैं इसके बारे में परिष्कृतता के पूर्वक जानना चाहती थी सर। मैं बहुत ही जिज्ञासी प्राणी हूँ और सर चाहती हूँ सर कि आप मुझे स्पष्ट तरीके से बताएं। सर मेरी बहुत लालसा है कि मैं जानूं। हाँ नहीं, ठीक है। गांधी की हत्या का जो विमर्श है उसका अगर एक आप राजनीतिक एंगल हटा दें तो मैं आपको बता देता हूं कि गांधी की हत्या के प्रयास इसके पहले भी 3 बार किए जा चुके थे। इस रूप में आप देखें,
गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को गांधी को गोली लग गई, गांधी मर गए, नहीं। गांधी की हत्या का प्रयास और उन पर जानलेवा हमला साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था, पूना में भी हुआ था। और मौलाना आजाद इंडिया विंस फ्रीडम कहते हैं कि गांधी की सुरक्षा की अवहेलना की गई थी। रीजंस क्या है ये अस्पष्ट है, लेकिन कहा जा रहा था कि गांधी की सुरक्षा की अवहेलना की गई थी। गांधी जो राजनीतिक जीवन के निर्वासन, स्व घोषित निर्वासन में जी रहे थे, उसकी नेतृत्व द्वारा अपेक्षा की गई। और साथ ही साथ गांधी की हत्या एक इंडिविजुअल, इसको कहते हैं व्यक्ति विशेष की हत्या से न जोड़ें। आखिर गांधी की हत्या के पीछे का जो पूरा विमर्श है वह क्या था? जिस अहिंसा की बात गांधी ने जीवन भर किया, वही व्यक्ति हिंसा का शिकार हो गया। गांधी ने एक बहुत ही इमोशनल स्टेटमेंट दिया था। स्टेटमेंट अपने मरने के 1 सप्ताह पहले दिया था कि यदि मेरी मृत्यु किसी रोग, किसी व्याधि, किसी रुग्णता से हो जाए तो पूरी दुनिया को जाकर के कह देना कि एक ढोंगी महात्मा इस पृथ्वी पर आया था और दुनिया से चला गया। और यदि मेरी मृत्यु एक शहीद के रूप में, एक शहादत के रूप में, किसी की गोली से मैं मारा जाता हूं, तो पूरी दुनिया को ढोल पीट करके कह देना कि एक सच्चा महात्मा इस पृथ्वी पर उसका अवतरण हुआ था, आज वो चला गया। ये गांधी का था। और जब स्वामी श्रद्धानंद की जब हत्या हुई कम्युनल हार्मनी के क्वेश्चंस पर, स्वामी श्रद्धानंद, जिसके बारे में जोसेफ लेलीवेल लिखते हैं कि गांधी के समानांतर एक व्यक्ति जो महात्मा के रूप में काफी लोकप्रिय था, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे। तो गांधी ने कहा, दिस इज ए ब्लेस्ड मार्टियरडम, यह जो शहादत है वह ईश्वर के द्वारा ब्लेस्ड है, ईश्वर को आशीर्वाद प्राप्त है। और गांधी कह रहे थे ऐसे पवित्र और ऐसे ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त शहादत को कौन नहीं चाहेगा। गांधी को इस बात का एहसास था। गांधी का जो वैचारिक फाउंडेशन है, गांधी पर जो वैचारिक आक्रमण प्रतिक्रमण हो रहे थे, मैं इसी बात को बार बार दोहराया कि अंग्रेजों ने गांधी को मरने नहीं दिया, क्योंकि वह ब्रिटिश हुकूमत की दीवार थी। और जब आजाद भारत हो गया तो आखिर कौन से ऐसे कारण थे कि गांधी की सुरक्षा की हम कोई देख नहीं पाए। गांधी की हत्या वहीं पर हो गई जहां पर कि भारत का संसद है, जहां पर कि भारत की राज सत्ता है, कायम है, वहीं पर गांधी की हत्या हो जाती है। कहीं न कहीं ये एक वैचारिक हत्या थी। और शायद 2 अक्टूबर को, शायद अगर मैं व्याख्यान दे पाऊंगा तो उनकी हत्या से उपरी जो विमर्श हैं और उसका क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। आज मैंने केवल महात्मा की छवि, महात्मा के जो आदर्श, आइडिया और महात्मा की जो यात्रा है, कैसे मोहनदास से महात्मा की यात्रा बनी, उस पर अपने आप को फोकस किया। गांधी की मृत्यु वाले एस्पेक्ट को शायद हम 2 अक्टूबर को यदि मेरा व्याख्यान हुआ तो मैं शायद उसमें उस पर कुछ प्रकाश डाल पाऊंगा। सर मैं इंतजार करूंगी सर, मुझे इंतजार रहेगा कि वो सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हो जाए आपको सुनने का। बिल्कुल। धन्यवाद सर। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू काजल। मैं अब हमारे बीच में कुमार विमल जी हैं। कुमार विमल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कुमार विमल जी हमारे आज के सुबह कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर कुमार रत्नम सर के छोटे भाई हैं। और कुमार विमल जी का हमारे साथ एक गहरा संबंध है। वो हमारे हर कार्यक्रम में होते हैं और उनकी और हमारे बीच में बहुत सारे वैचारिक मतभेद भी होते हैं, लेकिन एक स्वस्थ परंपरा के तहत और एक लोकतंत्र में हम सब, क्योंकि वो कॉमर्स के हैं और हम हिस्ट्री के हैं, उसके बावजूद वो हमारे कार्यक्रम में बराबर शिरकत करते हैं। तो मैं ऐसे ही गुणी और विद्वान हमारे कुमार विमल जी को आमंत्रित करूंगा कि प्रोफेसर सज्जय कुमार ने जो इतना अच्छा व्याख्यान दिया, उन्हें एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स दें। प्लीज सर, ओवर टू यू। थैंक यू पंकज सर, मुझे ये सौभाग्य पंकज सर ने दिया, मैं इसके लिए पंकज जी का पहले आभार व्यक्त करता हूँ। क्योंकि संजय सर शायद मुझसे परिचित ना हो, लेकिन मैं संजय सर से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हूँ। क्योंकि संजय सर एक उत्तराखंड से जो है प्राचार्य है और संजय सर को रिकॉग्नाइज करता है हमारा उत्तराखंड शासन। आपको मुख्यमंत्री अवार्ड मिला है, आपने इतिहास के क्षेत्र में इतना कार्य किया है जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। मैं ये जानता हूँ बहुत अच्छे से, क्योंकि अब हमारे यहाँ एग्जाम चल रहा है, हमारा प्रवेश चल रहा है, और एक प्राचार्य की स्थिति को जितनी अच्छे मैं जान सकता हूँ कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मोस्टली गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में
प्राचार्य मैं रहता हूँ। आज भी ओपन यूनिवर्सिटी परीक्षा मेरे को करानी थी, तो इतने व्यस्ततम समय में से अगर संजय सर ने जो पंकज सर के कहने पर हम सबको समय दिया, जो हमें मार्गदर्शित किया, तो हम सभी पार्टिसिपेंट और HRDC जो परिवार सागर विश्वविद्यालय, हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय सागर, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ, ज़्यादा समय नहीं, लेकिन इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू पंकज। थैंक यू विमल जी, थैंक यू। थैंक यू संजय सर। आप हमारे, मैंने कहा पहले ही कि आप भी हमारे कार्यक्रम में हमेशा होते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब ये प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी को भी मैं याद कर लूं सर। अभी आप हैं सर जुड़े हुए? सर संजय सर, हाँ, मैं इस मंच से हमारे आदरणीय प्रोफेसर सुरेश मिश्रा जी को भी श्रद्धांजलि व्यक्त करूंगा कि प्रोफेसर सुरेश मिश्रा सर के कारण मैं संजय कुमार सर, मुकेश कुमार सर और बहुत सारे ऐसे साथियों से मैं मिल पाया। और सुरेश मिश्रा सर का बड़ा योगदान रहा मध्य प्रदेश के इतिहास में और क्षेत्रीय इतिहास लेखन में और भारतीय पटल पे। और मैं जानता हूं कि प्रोफेसर सुरेश मिश्र आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन आज होते तो वो निश्चित ही वो हमें आशीर्वाद दे रहे होते और वो प्रसन्न होते। और हमेशा वो कहते थे कि पंकज, आप जैसे युवा लोगों को आगे आना है और आगे काम करना है। मैंने जब गांधी पर व्याख्यान दिया था 2018 में स्वराज संस्थान भोपाल में, तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे। और उसके बाद उन्होंने बाद में भी फोन करके बोला कि पंकज, तुम जो जिस तरीके से गांधी की बात करते हो वो अलग है, वो अलग किस्म का है। तो मैं इसी माध्यम से, और संजय सर आप भी हैं और आप तो उनके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और संजय स्वर्णकार सर के साथ और सबके साथ, तो मैं इस मंच से उनको भी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। मैं उनको नमन करता हूं, प्रोफेसर सुरेश मिश्र को। थैंक यू सर। थैंक यू। साथियों, अभी हमारे पास अब चूंकि समय हो चुका है और इस बीच में, और ये अच्छा लग रहा है मुझे, एक अंबादास मंजुलकर जी हैं। कृपया अपना आप प्रेजेंट कर रहे हैं सर स्क्रीन, प्लीज उसको प्रेजेंट मत करिए जी। हाँ, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले सकते हैं। 15 मिनट के बाद हम लोग जुड़ सकते हैं, या चाहें तो हम लोग कंटिन्यू करें, आप बताएं। आप लोग यदि ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रेक ले सकते हैं 10 मिनट का, या तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू चलता है। ब्रेक लेना चाहते हैं तो चलिए, मैं आप लोगों 15 मिनट का अभी आप लोग 3:55 पे जुड़े, 3:55 पर जुड़ जाएं। और चौथा सेशन चूंकि मैं खुद गांधी पर मेरे अपने विचार हैं और गांधी को पढ़ने और बात करने का मेरा अपना तरीका है। और साथियों, गांधी को एकेडमिकली बहुत पढ़ा गया, गांधी को एकेडमिक उस पर बात बहुत की गई है। और अभी प्रोफेसर संजय कुमार हम लोगों के बीच में बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया, लेकिन उन्हीं चीजों को मैं थोड़े अलग तरीके से, शायद कह सकते हैं बहुत साधारण तरीके से, गांधी जिस भाषा को बोलते थे, गांधी जिस भाषा में लिखते थे और गांधी जो व्यवहार करते थे, उस शैली में मैं आपसे बात करूंगा चौथे सेशन में। तो आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, 10-12 मिनट का, और 3:55 पे हम लोग जुड़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर।